हेलो गाइस, अब बाकी सीरीज़ के एपिसोड भी इसी चैनल पर आ जाएंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सागा सीरीज़ वाले को। उस पर मैं एपिसोड डालना स्टार्ट करूँगा अच्छी आवाज़ में, डबिंग स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आपको यहीं पर बने रहना है। मैं आपको सागा सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट आते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कोलैबोरेशन के थ्रू आप वो चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पर मिलेनियम मैच का योद्धा स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट है, बट इनकी जो स्टार्टिंग से अपलोडिंग नहीं होगी, वहाँ पर जो इसके आगे के एपिसोड है वहीं पर दूंगा। आज सारे यहीं पर है, बाकी कल वहाँ पर मैं डालूँगा, या फिर मैं आज शाम या सुबह तक अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एपिसोड चारों सीरीज़ के। बाकी नई सीरीज़ भी मैं एक बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ एक। अगर आरव सच में हेवन मेंडिंग पवेलियन को निशाना बनाना चाहता तो वह और भी ऊंची बोली लगाता। आखिर में सबसे अधिक फायदा तो हार्ट ओपनिंग गेट को ही होता। अभी कुछ देर पहले ही सविता को उसकी मां की तरफ से टेलीपैथिक मैसेज मिला था, जिसमें उसे कहा गया था कि जल्दीबाजी न करे और पहले स्थिति को ध्यान से देखे फिर नीलामी आगे बढ़ाए। ओल्ड टाविस्ट अश्विन का चेहरा बार बार बदल रहा था। अगर सामने वाला सच बोल रहा था और वह वास्तव में सिर्फ सुनैना और चांदनी के साथ थोड़ा समय अकेले बिताना चाहता था और कोई गलत हरकत करने का इरादा नहीं रखता था, तो सच कहें तो स्पार्कल पवेलियन के लिए यह बात पूरी तरह अस्वीकार्य भी नहीं थी। आरव ने फिर से बोलना शुरू किया। उसने गंभीर स्वर में कहा कि वह सच कह रहा है और पहली नज़र में ही पवेलियन की उन दोनों महिलाओं से प्रेम कर बैठा है। उसने अश्विन से एक मौका देने की विनती की। स्पार्कल पवेलियन के निजी कक्ष के अंदर राजन और रवि लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच चुके थे। उन्होंने इतने लंबे समय तक सुनैना और चांदनी के आसपास रहकर भी कभी उनका दिल नहीं जीता था, लेकिन आरव अचानक कहां से आ गया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों के भीतर आत्मविश्वास भी नहीं बचा था। उन्होंने साफ देखा था कि सुनैना और चांदनी पहले आरव को देखकर मुस्कुराई थीं। इतने वर्षों में उन दोनों महिलाओं ने कभी राजन और रवि की ओर उस तरह मुस्कुराकर नहीं देखा था। राजन आखिर खुद को रोक नहीं पाया और उसने टेलीपैथिक मैसेज के जरिए रवि से बात की ताकि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति बन जाए तो उससे निपटने का उपाय सोच सकें। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। उसने कहा कि जूनियर सिस्टर ये और जूनियर सिस्टर निंग हमेशा से घमंडी और ठंडी स्वभाव की रही हैं। वे कैसे स्वीकार करेंगी कि दो महिलाएं एक ही पुरुष को साझा करें। ये सुनकर राजन को थोड़ी राहत मिली। दोनों ने थोड़ी चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला कि ऐसा होना लगभग असंभव है। दो अभिमानी महिलाएं एक साथ एक आदमी की सेवा करें, ये बेहद कठिन बात थी। ऊपर से दूसरा पक्ष देखने में इतना खुरदुरा और बदसूरत था और फिर भी एक साथ दो महिलाओं का पीछा करने की हिम्मत कर रहा था। दोनों को विश्वास था कि आरव का कोई मौका नहीं है। आरव ने फिर से ऊंची आवाज में पूछा कि सीनियर आखिर क्या निर्णय है, और कहा कि उसकी भावनाएं पूरी तरह सच्ची हैं। ओल्ड टाविस्ट अश्विन कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला कि हेवन मेंडिंग पवेलियन कभी भी महिला डिसाइपल्स को सौदेबाजी का साधन बनाकर समझौता नहीं करेगा। लेकिन उसने थोड़ी देर रुककर आगे कहा कि अगर आरव सच में ईमानदार है और पवेलियन की दोनों महिला डिसाइपल्स भी स्वयं तैयार हों तो ये बात पूरी तरह असंभव नहीं है। काफी सोच विचार के बाद अश्विन ने फैसला करने का अधिकार सुनैना और चांदनी को दे दिया। वे खुद तय करेंगी कि आरव से अकेले मिलना चाहती हैं या नहीं। आखिर दोनों ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए अश्विन को अलग से समझाने की जरूरत नहीं थी। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर खुशी छा गई और उसने तुरंत हामी भर दी। ओल्ड टाविस्ट अश्विन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह अपने इस जवाब से काफी संतुष्ट था। इससे हेवन मेंडिंग पवेलियन की प्रतिष्ठा भी बनी रही और आरव को भी सीधे मना नहीं किया गया। पूरा नीलामी हॉल शांत हो गया और सबकी निगाहें स्पार्कल पवेलियन के निजी कक्ष पर टिक गईं। हर कोई जानना चाहता था कि स्वर्गीय सुंदरता वाली ये दोनों महिलाएं आखिर क्या निर्णय लेंगी। अश्विन ने सुनैना और चांदनी की ओर देखकर कहा कि उन्होंने पूरी घटना देख ली है। आरव बुरा इंसान नहीं लगता, इसलिए वे इस पर विचार कर सकती हैं। अगर वे सच में नहीं चाहती तो साफ मना भी कर सकती हैं। लेकिन भीतर ही भीतर अश्विन चाहता था कि दोनों महिलाएं मान जाएं। इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता और साथ ही हेवन मेंडिंग पवेलियन करोड़ों ओरिजिन स्टोन्स बचा लेता, जिससे आखिर में इंपीरियल ड्रैगन स्टोन भी आसानी से मिल जाती। अगर वे वास्तव में इंपीरियल ड्रैगन स्टोन हासिल कर लेते तो पवेलियन लौटने के बाद वह निश्चित रूप से पेट्रियार्क से बात कर दोनों महिलाओं के इस योगदान को दर्ज करवाता। सुनैना और चांदनी ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। फिर दोनों ने एक साथ कहा कि वे सहमत हैं। ये सुनकर ओल्ड टाविस्ट अश्विन बेहद संतुष्ट हो गया। उसने तुरंत दोनों महिलाओं को गुप्त रूप से आवाज भेजकर कहा कि चिंता मत करो, वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
आरव के पीछे भले ही शक्तिशाली लोग छिपकर रक्षा कर रहे हों, लेकिन हेवन मेंडिंग पवेलियन के भी विशेषज्ञ गुप्त रूप से उनके पीछे मौजूद थे जो अब तक सामने नहीं आए थे। नीलामी हॉल के भीतर इस परिणाम से कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। आखिर स्पार्कल पवेलियन ने अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली थी। आरव ने हाथ जोड़कर अश्विन को धन्यवाद दिया। अश्विन ने ठंडे स्वर में कहा कि नीलामी समाप्त होने के बाद वह उसे दोनों महिलाओं के साथ अकेले समय बिताने का अवसर देगा। वह और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन थोड़ी देर सोचकर चुप रह गया, क्योंकि अभी तक इंपीरियल ड्रैगन स्टोन पूरी तरह उसके हाथ में नहीं आई थी। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। ऊपर से सुनैना और चांदनी शांत दिखाई दे रही थीं, लेकिन भीतर से वे बेहद खुश थीं। दूसरी ओर रवि और राजन का हाल और भी बुरा हो चुका था। वे बाहर से बेचैन दिख रहे थे और भीतर से आरव को मार डालने की इच्छा कर रहे थे। यादव फैमिली के निजी कक्ष में सुरेश ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा कि स्पार्कल पवेलियन सच में बहुत डरपोक निकली जो ऐसी बात मान गई। जैस्मिन ने उत्सुकता से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। सुरेश ने आवाज दबाकर कहा कि आरव इतना बदसूरत और साथ ही इतना रंगीन मिजाज है, इसलिए वे दोनों महिलाएं निश्चित रूप से अश्विन के दबाव में मानने को मजबूर हुई होंगी। जैस्मिन ने पूछा कि क्या ये संभव नहीं कि वे अपनी इच्छा से मान गई हों। ये सुनते ही सुरेश हंस पड़ा और बोला कि यह बिल्कुल असंभव है। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि वे दोनों महिलाएं कभी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करेंगी। जैस्मिन इन बातों को अच्छी तरह नहीं समझती थी, लेकिन उसे पता था कि उसका छोटा भाई प्रेम संबंधों के मामले में काफ़ी अनुभवी है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन सुरेश शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिन 3 लोगों की वह चर्चा कर रहा था उनका आरव के साथ पहले से ही गहरा संबंध था। इसी बीच सविता ने गहरी सांस लेकर फिर से नीलामी की गिनती शुरू की। आरव अब शांत था और आगे बोली नहीं लगाई। अंत में इंपीरियल ड्रैगन स्टोन हेवन मेंडिंग पवेलियन के हाथ लग गई। ओल्ड टावस्ट अश्विन ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक साथ सुनैना और चांदनी को टेलीपैथिक मैसेज भेजा और कहा कि अगर वे सच में नहीं चाहती तो बाद में मना कर सकती हैं। अब जबकि इंपीरियल ड्रैगन स्टोन उसके हाथ में आ चुकी थी, उसे आरव द्वारा परेशानी खड़ी करने का डर नहीं था। लेकिन दोनों महिलाओं ने तुरंत जवाब दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर वे अब पीछे हटती हैं तो बाहर के लोग हेवन मेंडिंग पवेलियन की ईमानदारी पर हंसेंगे। असल में वे दोनों आखिरकार आरव से अकेले मिलने और उसके साथ समय बिताने का मौका पा चुकी थीं। वे कैसे चाहती कि अश्विन यह मौका खराब कर दे। अश्विन ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा कि पवेलियन लौटने के बाद वह निश्चित रूप से उनके योगदान का श्रेय दिलवाएगा। दोनों महिलाओं ने एक साथ उसे धन्यवाद दिया। धीरे धीरे सभी लोग इस घटना को एक छोटी सी बात मानकर फिर सामान्य हो गए। अब सबकी उत्सुकता इस बात पर थी कि फॉल्कन सेक्ट की नीलामी का अंतिम खजाना आखिर क्या होगा। नीलामी हॉल के बीचों बीच सविता के दाहिने हाथ में एक हरे रंग की लौकी प्रकट हुई। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, एक विचित्र ऊर्जा की लहर बाहर फूट पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह पूरी ताकत से उसके अंदर की वस्तु को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद भीतर की चीज थोड़ी शांत हुई, लेकिन नीलामी हॉल में फैलती जलती हुई गर्मी ने सबको बेचैन कर दिया। पूरा हॉल शोर से भर उठा। कोई कह रहा था कि यह अग्नि तत्व का खजाना है तो कोई कह रहा था कि यह कोई उच्च स्तर की स्ट्रेंज फ्लेम होनी चाहिए। सभी की निगाहें उस हरी लौकी पर टिक गईं। सविता ने कठिनाई से अपनी स्पिरिचुअल पावर नियंत्रित की और उसके भीतर की वस्तु को बाहर निकाला। वह एक जलती हुई अग्नि थी, लेकिन उसका रंग काला था। उसके चारों ओर घनी काली दुष्ट ऊर्जा घूम रही थी, जिससे वह अत्यंत भयावह और रहस्यमयी लग रही थी। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, पूरा हॉल फिर से हिल उठा। किसी ने चिल्लाकर कहा कि यह प्रोफाउंडियन डेमोनिक फ्लेम है। दूसरे लोग भी सहमत हो गए। ये सबसे शक्तिशाली स्ट्रेंज फ्लेम्स में से एक थी। अगर कोई इसे प्राप्त कर लेता तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती और उसे एक नया घातक ट्रम्प कार्ड मिल जाता। उदाहरण के लिए, आरव की क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम सिर्फ हमला ही नहीं कर सकती थी, बल्कि फ्लेम आर्मर बनाकर रक्षा भी कर सकती थी। और यह प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम गुणवत्ता में मूल क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम से भी ऊंची थी। हालांकि आरव के शरीर में मौजूद क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। उसने उसमें कई शक्तिशाली फ्लेम्स को मिलाया था और यहाँ तक कि डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन की हेवनली ट्रिब्यूलेशन फ्लेम का एसेंस भी निगल लिया था। उसी क्षण आरव के शरीर के भीतर मौजूद क्रिम्सन हेवन डेमन फ्लेम बेचैन हो उठी। उसमें तीव्र लालसा पैदा हुई और उसने डिवाइन सेंस के जरिए आरव को संकेत दिया कि वह प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम को निगलना चाहती है। आरव सिर्फ बेबस होकर आह भर सका। उसके पास अब ओरिजिनियम बचा ही नहीं था। वह नीलामी में भाग कैसे लेता? उसे पता था कि यह प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम अंत में एक भयावह कीमत पर बिकेगी।
सविता ने धीरे से घोषणा की कि यह प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम इस नीलामी की अंतिम वस्तु है। इसकी शुरुआती कीमत 60 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स होगी और हर अगली बोली कम से कम 1 मिलियन ओरिजिनियम से बढ़ानी होगी। जैसे ही उसकी आवाज़ समाप्त हुई पूरा हॉल उत्साह से गूंज उठा। सबसे पहले जैज़मन ने सीधे 80 मिलियन की बोली लगा दी। प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम बेहद उपयोगी थी। अगर यादव फैमिली इसे हासिल कर लेता तो संभवतः इसे जैज़मन या सुरेश में से किसी एक को दिया जाता, क्योंकि वे दोनों परिवार की सबसे प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी थे। इसके तुरंत बाद रामपुर पवेलियन के रजत ने 90 मिलियन की बोली लगा दी। उन्हें भी इस स्ट्रेंज फ्लेम में काफ़ी रुचि थी, क्योंकि इसे रिफाइन करने के बाद कई शक्तिशाली किलिंग मेथड्स प्राप्त हो सकते थे। फिर विच गॉड क्लैन के वृद्ध ने सीधे 100 मिलियन की बोली लगा दी। अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं हटना चाहती थी। आखिर यह नीलामी का अंतिम चरण था। सभी ने तय कर लिया था कि वे अपने बचे हुए सारे ओरिजिनियम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर नीलामी की अंतिम वस्तु सबसे भयंकर प्रतिस्पर्धा का केंद्र होती थी। पूरा नीलामी हॉल उत्साह से गूंज उठा। अंतिम नीलामी में साधारण लोगों के पास बोलने का कोई अधिकार ही नहीं था। कुछ ही समय में ब्लैक डेमन फ्लेम की कीमत 200 मिलियन तक पहुंच गई और फिर भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बार स्पार्कल पवेलियन ने बोली नहीं लगाई। अभी तक सबसे ऊंची बोली राजट की थी, जिसने 230 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स की कीमत लगाई थी। जैज़मन ने दांत पीसते हुए 240 मिलियन की बोली लगाई। ये पहले ही उसकी सीमा थी। वास्तव में ब्लैक डेमन फ्लेम की असली कीमत लगभग 200 मिलियन ही थी, लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत इसलिए लग रही थी क्योंकि बाहरी दुनिया में यह अत्यंत दुर्लभ थी। यह ऐसा खजाना था जिसे सिर्फ ओरिजिनियम होने से हासिल नहीं किया जा सकता था। राजट का चेहरा बदसूरत हो गया। वह आगे बोली लगाना चाहता था, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाकर हार मान ली। तभी विच गॉड क्लैन के वृद्ध ने सीधे 250 मिलियन की बोली लगा दी। यह अब तक की सबसे ऊंची कीमत थी। जैज़मन गुस्से से भर उठी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। विच गॉड क्लैन का वह वृद्ध सिर्फ ठंडी हंसी हंसकर उसे अनदेखा कर गया। बड़ी शक्तियों की स्थिति अलग होती थी। उनके भीतर असंख्य शक्तिशाली लोग होते थे और साधारण एल्डर्स की स्थिति उतनी ऊंची नहीं होती थी। हालांकि स्पार्कल पवेलियन एक अपवाद थी। ओल्ड टावेस्ट अश्विन का वहां बहुत ऊंचा स्थान था। आखिरकार जैज़मन ने कीमत नहीं बढ़ाई। इस तरह ब्लैक डेमन फ्लेम विच गॉड क्लैन के हाथ लग गई और नीलामी पूरी तरह समाप्त हो गई। उधर आरव के शरीर के भीतर मौजूद क्रिम्सन डेमन फ्लेम लगातार डिवाइन सेंस के जरिए शिकायत कर रही थी। वह ब्लैक डेमन फ्लेम को निगलना चाहती थी। आरव बेबस था। वह क्या कर सकता था? उसके पास अब ओरिजिनियम लगभग खत्म हो चुका था। नीलामी समाप्त होने के बाद जिन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था, वे धीरे धीरे बाहर जाने लगे। जिन लोगों ने खजाने जीते थे उन्हें 100 स्टोन्स देकर अपनी वस्तुएं लेनी थीं। आरव और बाकी लोग नीलामी स्थल के पीछे वाले हॉल में पहुंचे, जहां खजानों का लेनदेन हो रहा था। वहां विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के एल्डर्स भी मौजूद थे। जैज़मन और सुरेश भी आ गए। स्पार्कल पवेलियन की ओर से ओल्ड टावेस्ट अश्विन, सुनैना, चांदनी और गुस्से से भरे राजन तथा रवि भी वहां उपस्थित थे। रामपुर पवेलियन का राजट भी पहुंचा। उसने आते ही पहले आरव की ओर देखा, फिर उमेश की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। उमेश ने होंठ सिकोड़ लिए और घृणा भरी नज़र से उसकी ओर देखा। ये देखकर आरव थोड़ा हैरान हुआ। दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी अजीब लग रहा था। आरव ने 100 स्टोन्स चुकाकर अपने सभी खजाने ले लिए। फिर उसने बेहद लापरवाही से इंपीरियल बुद्धा अब उमेश की ओर फेंक दी और कहा कि यह तुम्हारे लिए है। उमेश चौंक गया और जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में अविश्वास था। जिस इंपीरियल बुद्धा अब के लिए वह पागल हो रहा था, आरव ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई साधारण चीज हो। पास खड़े बाकी लोगों के चेहरे भी बदल गए। 300 मिलियन में खरीदा गया अनमोल खजाना और वह उसे ऐसे फेंक रहा था। लेकिन आरव का मूड बेहद अच्छा था, क्योंकि वह जल्द ही अपनी दोनों पत्नियों के साथ अकेले समय बिताने वाला था। सुनैना और चांदनी भी भीतर से बेहद उत्साहित थीं। उनके पास आरव से कहने के लिए बहुत कुछ था। जब ओल्ड टावेस्ट अश्विन ने अपने सारे 100 स्टोन्स देकर खजाने ले लिए, तब आरव सीधे उसके पास गया और एक स्टोरेज रिंग उसकी ओर फेंक दी। उसमें वही अतिरिक्त 100 स्टोन्स थे जो उसने हेवन मेंडिंग पवेलियन को परेशान करने के दौरान कीमत बढ़ाकर खर्च करवाए थे। अश्विन ने आरव की ओर देखा और आह भरते हुए कहा कि क्या इतनी भी जल्दी है? आरव हल्का सा हंसा और बोला कि जल्दी कैसे न हो। ये सुनकर रवि और राजन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। कुछ देर सोचने के बाद ओल्ड टावेस्ट अश्विन बोला कि वह आरव को सिर्फ 1 घंटे का समय देगा। आरव ने बिना किसी झिझक के तुरंत हामी भर दी। वास्तव में उसे स्पार्कल पवेलियन से कोई दुश्मनी नहीं थी।
उसका गुस्सा सिर्फ रवि और राजन पर था क्योंकि वह दोनों उसे पसंद नहीं थे। ऊपर से सुनैना और चांदनी अब स्पार्कल पवेलियन का हिस्सा थी, इसलिए ये शक्ति भी उसके अपने लोगों जैसी ही थी। तभी फॉल्कन सेक्ट का एक प्रबंधक उत्साह से आगे आया और बोला कि उनके ग्रह पर वनवा गार्डन नाम की एक जगह है जहां आरव दोनों फेरीज को ले जा सकता है। आरव ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। प्रबंधक स्वयं रास्ता दिखाने लगा। आरव ने सुनैना और चांदनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें चलने का इशारा किया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने उत्साह को दबाते हुए उसके पीछे चल पड़ीं। उमेश भी पीछे पीछे चल पड़ा। दूसरी ओर रवि और राजन लगभग टूट चुके थे। यही वह जगह थी जहां वे पहले सुनैना और चांदनी को लाना चाहते थे, लेकिन अब कोई दूसरा उन्हें वहां ले जा रहा था। आरव और बाकी लोग चले गए तो रवि और राजन ने तुरंत अश्विन से कहा कि वह आदमी निश्चित रूप से दोनों जूनियर सिस्टर्स का फायदा उठाएगा, लेकिन अश्विन शांत स्वर में बोला कि चिंता मत करो, स्पार्कल पवेलियन के भी गुप्त विशेषज्ञ पीछे मौजूद हैं और वे पहले ही उनका पीछा कर चुके हैं। दोनों महिलाओं को कुछ नहीं होगा। वनवा गार्डन हार्ट ओपनिंग गेट की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक थी। इस ग्रह पर आने वाले असंख्य जीव यहाँ घूमना पसंद करते थे। अंदर तरह तरह के दुर्लभ फूल और पौधे थे। हवा में फैली खुशबू इंसान को मदहोश कर देती थी। पहले रवि और राजन भी दोनों महिलाओं को यहाँ लाना चाहते थे। सच कहें तो सुनैना और चांदनी भी यहाँ आने में रुचि रखती थीं, लेकिन वे उनके साथ नहीं आना चाहती थीं। हार्ट ओपनिंग गेट के प्रबंधक के मार्गदर्शन में आरव और बाकी लोग वनवा गार्डन पहुंच गए। प्रबंधक ने उत्साह से बगीचे के बाकी लोगों को भी बाहर करवा दिया ताकि पूरा स्थान सिर्फ आरव के लिए खाली रहे। प्रबंधक मुस्कुराकर बोला कि अब वह चलता है और फिर वहां से चला गया। यहीं उमेश अब भी बगल में खड़ा था। उसने आरव, सुनैना और चांदनी को देखा, फिर सिर हिलाकर आह भरते हुए बोला कि पुरुष और स्त्री का प्रेम सच में क्षणिक होता है। आरव ने ठंडी आवाज में उसे दफा होने को कहा और उसके सिर पर एक और थप्पड़ मार दिया। उमेश दर्द से कराह उठा लेकिन गुस्सा नहीं हुआ। आखिर उसे इंपीरियल बुद्धा अब मिल चुकी थी, इसलिए वह अब भी बेहद खुश था। लेकिन आरव ने सबसे पहले दोनों महिलाओं से बात नहीं की। उसने सीधे शून्य की ओर देखा। वह उमेश के गुप्त रक्षक को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन हेवन मेंडिंग पवेलियन के छिपे हुए विशेषज्ञ को उसने शुरू से महसूस कर लिया था। आरव ने शांत स्वर में कहा कि हेवन मेंडिंग पवेलियन के सीनियर अब बाहर आ जाएं और उन्हें थोड़ा अकेला समय दें। सुनैना और चांदनी पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर तुरंत समझ गई कि आसपास और भी शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। उमेश भी हैरान रह गया। आसपास कोई जवाब नहीं आया। आरव ठंडी हंसी हंसा और बोला कि क्या मरने का नाटक कर रहे हो। वास्तव में स्पार्कल पवेलियन का वह गुप्त विशेषज्ञ अब भी आसपास मौजूद था। आरव हेवन मेंडिंग पवेलियन से टकराना नहीं चाहता था और उसे यकीन भी नहीं था कि वह उस छिपे हुए विशेषज्ञ का सामना कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई और उपाय नहीं था। आरव ने उमेश को अपनी ओर खींचा और शांत स्वर में कहा कि उसने उसकी मदद की थी, इसलिए उसके लिए इतना करना ज्यादा नहीं होगा कि वह इस व्यक्ति को भगा दे। उमेश पूरी तरह उलझ गया। सुनैना और चांदनी भी समझ नहीं पाई कि आरव क्या बोल रहा है। उमेश ने हैरानी से पूछा कि वह क्या कह रहा है। आरव ने उसके सिर पर फिर थप्पड़ मार दिया और चुप रहने को कहा। उसी समय एक शांत आवाज आरव के कानों में गूंजी और सिर्फ एक शब्द बोला गया कि ठीक है। आरव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अगले ही पल हेवन मेंडिंग पवेलियन के उस गुप्त विशेषज्ञ की आभा गायब हो गई। आरव ने उमेश की ओर देखा और कहा कि अब दूर हो जाओ और उसे परेशान मत करो। उमेश ने सिर हिलाया और आह भरते हुए वहां से चला गया। बिना पूछे ही वह समझ चुका था कि क्या हुआ था। अब आसपास कोई नहीं बचा था। आरव ने महसूस किया कि उमेश का गुप्त रक्षक भी जा चुका है। तब आरव ने हाथ लहराया और अपनी ऑरा से आसपास का क्षेत्र पूरी तरह अलग कर दिया। अगले ही क्षण वह अपने असली रूप में लौट आया। सुनैना और चांदनी दोनों की आंखें फैल गईं। वे भावुक होकर रो पड़ीं। वे चिल्लाईं कि यह सच में आरव है और वह वास्तव में मरा नहीं है। जब उन्हें लगा था कि आरव मर चुका है, तब दोनों लंबे समय तक दुख में डूबी रही थीं। 200 साल बीत जाने के बाद भी वे उसे नहीं भूली थीं और हमेशा उसका बदला लेने की सोचती थीं। अब जब उन्होंने आरव को जीवित देखा तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत उसकी बाहों में कूद पड़ीं और रोने लगीं। आरव ने मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उसने पहले ही कहा था कि वह नहीं मरेगा, हालांकि उसकी अपनी आंखें भी थोड़ी लाल हो गई थीं। तीनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को गले लगाए रहे। फिर आरव ने धीरे से पूछा कि इन वर्षों में क्या हुआ।
सुनैना और चांदनी ने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। उन्होंने आरव को उसकी आत्मविनाश वाली घटना के बाद की सारी बातें बताईं। सुनते हुए आरव कभी गहरी सांस लेता तो कभी उसकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा उभर आती। 200 साल पहले विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन पूरी तरह क्रोधित थे। उसी समय कोशा स्लेव रेल्म के जीवों का सबसे भयानक नरसंहार हुआ था। कोशा के असंख्य जीवों की आत्माएं उनके शरीरों में ही फंसी हुई थीं। उन्हें पकड़कर निर्ममता से प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। दोनों महिलाओं ने आरव को ये भी बताया कि अब रोहित और राज कहाँ हैं। आरव ने तुरंत पूछा कि क्या वे सब ठीक हैं। सुनैना ने कहा कि लगभग 100 साल पहले उनका गुप्त संपर्क हुआ था और तब सब ठीक था। कोशा के कई बचे हुए लोग भी वहां पहुंच गए थे। ये सुनकर आरव ने राहत की सांस ली। ओल्ड लायन ने भी वुडाउ को निगल लिया था। कोशा द्वारा इतने वर्षों तक दबाए जाने के बाद फायर स्टार रीजन पहुंचते ही उसका ब्रेक थ्रू होना तय था। उनके नेतृत्व में एक छोटी शक्ति बनाकर खुद की रक्षा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। फिर आरव ने चांदनी से पूछा कि लोकेश कहाँ है। चांदनी ने सिर हिलाकर कहा कि उसे नहीं पता। फायर स्टार रीजन पहुंचने के बाद उसका उनसे संपर्क टूट गया था। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। लोकेश को गोस्ट वर्ल्ड वैली के लोगों की रक्षा करनी थी, इसलिए भागते समय वह रोहित और बाकी लोगों के साथ नहीं था। सुनैना और चांदनी से बात करते हुए आरव को बाद में हुई घटनाओं के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसे ये भी मालूम हुआ कि लव और तन्वी उसके बदले की खातिर निकल पड़े थे। बाद में समृद्धि और रेड विच भी चले गए। उन सब का उद्देश्य सिर्फ एक था, शक्ति हासिल करना, ताकि किसी दिन वे आरव का बदला ले सकें। ये सब सुनकर आरव ने भारी मन से आह भरी। उसके चेहरे पर अपराधबोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा कि उसने सबको बहुत परेशानी में डाल दिया, लेकिन सुनैना ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि आरव ने उनके लिए जो कुछ किया था उसकी तुलना में ये सब कुछ भी नहीं था। उसके जीवित होने से बढ़कर उनके लिए कोई खुशी नहीं थी। चांदनी भी मुस्कुरा उठी। उनके लिए ये पिछले 200 वर्षों का सबसे सुखद दिन था। दोनों महिलाओं को यह नहीं पता था कि रेड विच, समृद्धि, नैना और आराध्य आखिर किस फैक्शन में शामिल हुए थे। वे लोग काफी पहले ही अलग हो गए थे और बीच में सिर्फ एक बार रोहित और बाकी लोगों से संपर्क हुआ था। उनकी स्थिति भी बहुत सुरक्षित नहीं थी। अगर स्पार्कल पवेलियन में कुछ गड़बड़ हो जाती और उसका असर दूसरी तरफ पहुंचता तो मुश्किल बढ़ सकती थी, इसलिए जितना कम पता हो उतना ही बेहतर था। आरव ने धीरे से कहा कि वह बाद में रोहित और बाकी लोगों से मिलने जाएगा। फिर उसने सुनैना और चांदनी से पूछा कि क्या वे उसके साथ चलेंगी। असल में उसने 300 मिलियन ओरिजिनियम की बोली सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि उमेश की रक्षा कर रहे उस गुप्त शक्तिशाली व्यक्ति पर उसका एहसान हो जाए। अगर वह दोनों महिलाओं को अपने साथ ले जाने की बात करता और पीछे से कोई शक्तिशाली व्यक्ति मदद करता तो ओल्ड टाउस्ट, अश्विन और हेवन मेंडिंग पवेलियन के गुप्त विशेषज्ञ उनके लिए मुश्किल नहीं बन पाते। सुनैना और चांदनी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। सुनैना ने नर्म स्वर में कहा कि हेवन मेंडिंग पवेलियन ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और अगर वे अभी आरव के साथ चली जाती तो सिर्फ उस पर बोझ बनती। अगर संभव होता तो वह निश्चित रूप से आरव के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अभी समय सही नहीं था। चांदनी ने भी यही बात कही। उसने कहा कि वे स्पार्कल पवेलियन में ठीक हैं और आरव अकेले ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सकता है। दोनों का विचार एक जैसा था। वे कभी नहीं चाहती थी कि आरव को उनकी चिंता करनी पड़े। स्पार्कल पवेलियन में उनकी सुरक्षा की कोई समस्या नहीं थी। उल्टा अगर वे वहां मजबूत बनती तो भविष्य में हेवन मेंडिंग पवेलियन को आरव का सहयोगी बनाया जा सकता था। शायद किसी दिन वे आरव की मदद भी कर पाती। आरव ने चुपचाप सिर हिला दिया। 200 साल बाद वे फिर से मिले थे। चाहे उन्हें और कितना भी समय मिल जाता, बातें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। अचानक ओल्ड टाउस्ट अश्विन तेज कदमों से वहां आ पहुंचा। उसकी उपस्थिति महसूस करते ही आरव ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। सुनैना और चांदनी ने भी अपने भाव छिपा लिए और शांत हो गईं। अश्विन ने गहरी आवाज में कहा कि समय समाप्त हो गया है। उसके पीछे रवि और राजन भी खड़े थे। दोनों आरव को ऐसी नजरों से घूर रहे थे मानो उसे निगल जाएंगे। अश्विन ने दोनों महिलाओं को साथ चलने को कहा। सुनैना और चांदनी ने अनिच्छा से आरव की ओर देखा, फिर अश्विन के साथ चली गईं। उन्हें जाते हुए देखकर आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसने धीरे से खुद से कहा कि चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक दिन पूरा परिवार फिर साथ होगा। उसी समय उमेश वहां आ पहुंचा और मुस्कुराकर ब्रदर कहकर पुकारा। अगले ही पल थप्पड़ों की आवाज गूंज उठी। उमेश पूरी तरह हैरान रह गया। वह दर्द से चिल्ला उठा और पूछने लगा कि उसे क्यों मारा जा रहा है। उसने तो कुछ भी नहीं किया था।
बस अंदर आया और भाई कहकर पुकारा था। आरव ने हाथ झाड़ते हुए आराम से कहा कि उसका मूड खराब था, इसलिए उसे किसी पर गुस्सा निकालना था। ये सुनकर उमेश लगभग टूट गया। उसे लगा आरव का कारण दुनिया का सबसे अजीब कारण है। फिर आरव ने शांत स्वर में पूछा कि आखिर वह सच में कौन है और बेवकूफ़ बनने का नाटक बंद करे। उसने उसकी असली पहचान बताने को कहा। उमेश कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर जटिल भाव उभर आए, लेकिन आरव ने बिना और कुछ कहे फिर उसके सिर पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। आखिर उमेश डर गया और बोला कि वह बताता है। उसने लंबी सांस ली। उसके हाथ में प्रेयर बीड्स प्रकट हुए और उसने मंत्र जपना शुरू किया। अगले ही पल उसका रूप बदल गया और वह एक छोटे भिक्षु में बदल गया। आरव ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा कि उसे पहले से ही अंदाजा था। उमेश की असली पहचान बोधा टेम्पल का विवान था। विवान ने शर्माते हुए पूछा कि आरव को कब शक हुआ था। आरव ने जवाब दिया कि उसी समय जब वह उस टूटी फूटी घास में रुचि दिखाने लगा था। बौद्ध टेम्पल का प्रतीक बादल था और उसका नाम भी अन था, यानी विवान। ऊपर से उसके पीछे एक गुप्त शक्तिशाली रक्षक मौजूद था और उसे बुद्धिस्ट ट्रेजर्स में अत्यधिक रुचि थी। इन सब संकेतों से उसकी पहचान समझना मुश्किल नहीं था। विवान ने तुरंत अंगूठा उठाकर आरव की तारीफ की। आरव ने उसे देखकर आह भरी। क्या यही बौद्ध टेम्पल का छोटा पूर्वज था, वही लेजेंडरी रियनकार्नेशन मास्टर? फिर आरव ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया था और इतना गरीब क्यों था। विवान ने लंबी सांस ली और कहा कि कहानी बहुत लंबी है। आरव ने तुरंत फिर उसके सिर पर थप्पड़ मारा और ठीक से बोलने को कहा। विवान ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। आरव उसके साथ बिल्कुल दया नहीं दिखा रहा था। फिर विवान ने बताना शुरू किया कि उसे बहुत कम बाहर निकलने का मौका मिलता था। बौद्ध टेम्पल में उसका जीवन बेहद उबाऊ था। उसकी स्थिति बाकी लोगों से अलग थी। हर कोई उसे देखते ही लिटिल एंसेस्टर कहकर झुक जाता था और उससे दूरी बनाकर चलता था। उसने कहा कि बुद्धिस्ट रूल्स बहुत कठोर थे। भले ही उसकी स्थिति ऊंची थी, लेकिन जीवन बहुत कठिन था। आरव ने हैरानी से पूछा कि हर दिन लिटिल एंसेस्टर कहलाना क्या बुरी बात है। विवान हंस पड़ा और बोला कि सोचो, अगर हर दिन बूढ़े लोग तुम्हें लिटिल एंसेस्टर कहें और मौका मिलते ही झुककर प्रणाम करें तो क्या अच्छा लगेगा। ये सुनकर आरव को उसकी बात समझ में आने लगी। विवान ने आगे कहा कि बौद्ध टेम्पल में उसका कोई दोस्त नहीं था, सब उससे डरते थे। आरव ने मन ही मन सोचा कि यह सही बात है। लोग उसे लिटिल एंसेस्टर तो कहते थे, लेकिन उससे उसे कोई असली फायदा नहीं मिलता था। उसके पास न ताकत थी न अधिकार, बस नाम का एक ऊंचा दर्जा था। फिर विवान ने बताया कि वह लंबे समय से चुपचाप बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहा था। तभी कुछ समय पहले फॉल्कन सेक्ट की ओर से निमंत्रण आया कि यहाँ एक नीलामी होगी और शायद इंपीरियल बुद्धा अब भी मिले, इसलिए वह चुपके से निकल आया। शुरुआत में उसे हैरानी हुई थी कि नीलामी शुरू हो गई, लेकिन बौद्ध टेम्पल का कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। बाद में उसे पता चला कि मंदिर के लोग सब छाया में छिपे हुए थे और उसे खुद इसकी जानकारी नहीं थी। उसने शर्मिंदा होकर कहा कि घर से निकलते समय वह ज़्यादा ऑरिगेनियम लाना ही भूल गया था। यहाँ आकर उसे इसका एहसास हुआ। फिर आरव ने पूछा कि आखिर वह लगातार उसके पीछे क्यों घूम रहा था। यही बात उसे सबसे ज़्यादा अजीब लग रही थी। दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन विवान उसके साथ चिपक गया था। विवान ने अपना गंजा सिर खुजलाया और कहा कि उसे खुद भी नहीं पता, ये बस एक इंस्टिंक्ट था। उसने कहा कि वह हमेशा दिल की सुनकर काम करता है और उसे ऐसा महसूस हुआ कि आरव के साथ रहना उसकी किसी मिशन का हिस्सा है। ये सुनकर आरव और उलझ गया। उसने पूछा कि आखिर कैसी मिशन। विवान ने सिर खुजलाते हुए कहा कि उसकी अवेकेंड मेमोरीज पूरी नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि इस जीवन में उसे कुछ बड़े काम करने हैं। जब वे पूरे हो जाएंगे तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा। उसने कहा कि आरव से मिलते ही उसे लगा जैसे दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है, इसलिए वह उसके करीब आ गया। आरव ने पूछा कि आखिर वे बड़े काम क्या हैं। विवान ने बेबसी से कहा कि उसे खुद नहीं पता। फिर आरव ने पूछा कि आखिर उसे पता क्या है। विवान तुरंत हंसकर बोला कि बस इतना कि वे दोनों की मुलाकात तय थी। ये सुनकर आरव पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है, लेकिन वह यह महसूस कर पा रहा था कि विवान के भीतर कोई बुरी भावना नहीं थी और फिलहाल उसके लिए इतना ही काफ़ी था। कुछ देर बाद आरव ने पूछा कि उसकी रक्षा करने वाला गुप्त विशेषज्ञ कौन है। विवान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि वह उसका सीनियर ब्रदर है। आरव ने पूछा कि कौन। विवान ने शांत स्वर में कहा कि वह बोधा टेम्पल का वर्तमान पेट्रियार्क है। ये सुनकर आरव दंग रह गया।
अब उसे समझ आया कि वह छिपा हुआ व्यक्ति इतना शक्तिशाली क्यों था। विवान ने हंसते हुए कहा कि उसका सीनियर ब्रदर उसकी चिंता करता था, इसलिए उसके साथ आया था। आरव ने सिर हिलाया। अब उसे लगा कि उसने बेकार में कोई एहसान नहीं किया, बल्कि जब वह विवान को मार रहा था तब शायद बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क ये सब देखकर मजे ले रहा था, क्योंकि उसे उस व्यक्ति से कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुई थी। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म से ऊपर का अस्तित्व था। अब आरव को समझ आ गया कि वह उसके भीतर कोई दुश्मनी क्यों महसूस नहीं कर पाया था। विवान ने उत्सुकता से पूछा कि आरव क्या सोच रहा है। आरव ने पूछा कि क्या उसका सीनियर ब्रदर अभी भी आसपास है। विवान ने कहा कि शायद हाँ। तभी आरव अचानक मुस्कुराया। उसने विवान की ओर देखकर अपने सफ़ेद दांत दिखाए और पूछा कि क्या वह उसके साथ कोई बड़ा काम करना चाहता है। ये सुनते ही विवान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उत्साहित होकर पूछा कि आखिर वो बड़ा काम क्या है। आरव हंस पड़ा और बोला कि उसके साथ चलो, फिर पता चल जाएगा। विवान ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी। उसे सबसे ज्यादा मज़ा रोमांच में आता था, और आरव के साथ रहते हुए उसे एक अजीब संतोष महसूस हो रहा था। यहाँ कोई उसे लिटिल एंसेस्टर कहकर सम्मान से नहीं झुक रहा था, उल्टा लोग उसे बराबरी की तरह ट्रीट कर रहे थे और बीच बीच में उसके सिर पर थप्पड़ भी मार देते थे। अजीब बात यह थी कि विवान को यह एहसास बेहद अच्छा लग रहा था। इसके बाद विवान ने फिर अपना पुराना रूप धारण कर लिया। उसके हाथ की बुद्धिस्ट बीड्स कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि ऐसा खजाना था जो उसका रूप पूरी तरह बदल देता था। साधारण शक्तिशाली लोग तो दूर, बेहद ऊंचे स्तर के विशेषज्ञों के अलावा कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जान सकता था। आरव विवान को साथ लेकर शून्य में गायब हो गया और दोनों मिल्की वे को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में एक चमकते गंजे सिर वाला बूढ़ा भिक्षु खड़ा था। उसके चेहरे पर बार बार अलग अलग भाव आ रहे थे। वह असहज महसूस कर रहा था क्योंकि विवान इस लड़के के साथ इधर उधर घूम रहा था। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि बौद्ध टेम्पल का वर्तमान पेट्रियार्क था। आधा दिन बीत गया। अचानक आरव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि आखिर उन्हें मिल गए। विवान भी तुरंत सतर्क हो गया और आगे देखने लगा। सामने विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन, ब्लड क्लैन और नीलामी में शामिल बाकी शक्तियों के लोग दिखाई दे रहे थे। विवान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि आरव आखिर क्या करने वाला है। इस दौरान आरव पहले ही कई शत्रु शक्तियों के ग्रहों पर गुप्त हमला कर चुका था। फॉल्कन सेक्ट आने से पहले ही उसने इन्फेक्शंस के क्षेत्रों की जानकारी जुटा ली थी। उसे अंदाजा था कि नीलामी के बाद ये लोग इसी दिशा से लौटेंगे और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। आरव बिजली की गति से विवान को साथ लेकर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोगों तक पहुंच गया। सामने वाले लोग उन्हें देखकर चौंक गए। विच गॉड क्लैन का एक एल्डर गुस्से में चिल्लाया कि यह वही लोग हैं। आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के लोगों के चेहरे भी क्रोध से भर गए। नीलामी के दौरान आरव ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया था। अगर उसके पीछे कोई गुप्त शक्तिशाली रक्षक न होता तो वे पहले ही हमला कर चुके होते। आरव ने हंसते हुए पूछा कि क्या वे अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या करने वाला है। सामने वाले लोग उलझन में पड़ गए। विवान की आंखों में हल्का उत्साह चमकने लगा। उसे लग रहा था कि अब कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है। उधर छिपकर सब देख रहा बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क अचानक बेचैन हो उठा। उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आइस क्लैन का एल्डर दांत पीसते हुए बोला कि रास्ता छोड़ दो, लेकिन आरव जोर से हंस पड़ा और बोला कि वह लूटने आया है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर अविश्वास छा गया। दो लोग सामने खड़े थे और वे इतने सारे शक्तिशाली लोगों को लूटने की बात कर रहे थे। चाहे उनके पीछे कोई गुप्त विशेषज्ञ हो भी तो क्या। अगर वे सबको मार नहीं सकते तो खबर सीधे विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन तक पहुंच जाएगी। फायर स्टार रीजन में बहुत कम शक्तियां थीं जो इन दोनों जातियों के क्रोध को झेल सकती थीं। लेकिन आरव ने बिना और कुछ कहे तुरंत हमला कर दिया। उसकी आकृति बिजली की तरह चमकी और उसका मुक्का सीधे विच गॉड क्लैन के उस एल्डर पर जा गिरा जिसने अभी बात की थी। अगले ही पल धमाके के साथ उस एल्डर का आधा शरीर चकनाचूर हो गया। वह दर्द से चीख उठा। अब सबको समझ आ गया कि आरव मजाक नहीं कर रहा था। विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के विशेषज्ञ तुरंत क्रोध से भर उठे। सबने अपने मैजिकल वेपन्स निकाल लिए और चारों ओर हत्या की मंशा फैल गई। विवान पूरी तरह दंग था। ये सचमुच डकैती थी और उसे ये बेहद रोमांचक लग रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति से 3 बिल्कुल समान क्लोन्स बना लिए। अगले ही पल 2 आरव एक साथ युद्ध में कूद पड़े और पूरी ताकत से हमला करने लगे। इन क्लैन्स के सबसे शक्तिशाली लोग सिर्फ 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 9वें स्तर तक थे।
आरव ने अभी तक फीनिक्स टेक्निक या क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम तक इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी उसकी ताकत भयावह थी। दोनों पक्षों की टक्कर से पूरा स्टार सिस्टम कांप उठा। अंतरिक्ष में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। छाया में छिपा बोध टेम्पल का पेट्रियार्क ये सब देखकर भीतर ही भीतर कराह उठा। उसे समझ आ गया था कि आरव ने उसे फंसा लिया है। आरव अकेला ही इतने लोगों से लड़ रहा था और उसकी क्रूरता डरावनी थी। उसका कल्टिवेशन भले ही रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के दूसरे स्तर पर था, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति साधारण 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म कल्टिवेटर्स से बहुत ऊपर थी। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के सबसे शक्तिशाली लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। उसी समय कुछ लोगों की नज़र विवान पर गई। आइस क्लैन का एक विशेषज्ञ सीधे उसकी ओर झपटा। विवान सिर्फ लाइफ सेवरिंग रेल्म में था, जबकि सामने वाला 100 एलिफेंट रेल्म के तीसरे स्तर पर था। उसके पास बच निकलने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन विवान के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। आइस क्लैन का वह विशेषज्ञ दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल धमाके के साथ उसका पूरा शरीर रक्त धुंध में बदल गया और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी वहीं नष्ट हो गई। ऊपर शून्य में एक असहाय आह सुनाई दी। बोध टेम्पल के पेट्रियार्क ने आखिर हस्तक्षेप कर दिया था। ये देखकर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन था। ये शक्ति किसी अल्टीमेट पावर हाउस के स्तर की थी। ऐसा व्यक्ति उनके एंसेस्टर्स के बराबर था। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे लोग अपनी एंसेस्ट्रल लैंड्स छोड़कर बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन वह आह जैसे आई थी वैसे ही गायब भी हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आरव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। यही उसका असली प्लान था। वह विवान को जानबूझकर यहाँ लाया था क्योंकि उसे पता था कि उसकी रक्षा कर रहा बोध टेम्पल का पेट्रियार्क उसे मरने नहीं देगा। जब तक ऐसा अल्टीमेट एक्सपर्ट पीछे खड़ा हो, इन लोगों के बच निकलने की कोई संभावना नहीं थी। आरव पागलों की तरह फिर दुश्मनों पर टूट पड़ा। दूसरी ओर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग भी पूरी ताकत से हमला करने लगे, लेकिन साथ ही वे छाया में छिपे उस सुप्रीम एक्सपर्ट से भी डर रहे थे। अगर वह फिर से हमला करता तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। उधर विवान खुद को बेहद अजीब महसूस कर रहा था। वह भी डकैती करने आया था, लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी गायब हो गई हो। असल में सामने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने साफ देख लिया था कि जो व्यक्ति विवान पर हमला करने गया था वह तुरंत मार दिया गया। इसलिए सब मान चुके थे कि वह अल्टीमेट एक्सपर्ट निश्चित रूप से विवान से जुड़ा हुआ है। कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी डाउ रिफाइनिंग रेल्म का विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए वे वॉइड को चीरकर भाग नहीं सकते थे। ऊपर से आरव की ताकत बेहद डरावनी थी। एक एक करके लड़ने पर वह आसानी से उन्हें मार सकता था। युद्ध के बीच ब्लड क्लैन का एक एल्डर अचानक चीख पड़ा। उसे याद आ गया कि यही आदमी पहले उनके वैम्पायर प्लैनेट को लूट चुका था। उसने पहचान लिया कि रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म में इतनी ताकत रखने वाले लोग पूरे फायर स्टार रीजन में बहुत कम हैं। आरव जोर से हंसा और बोला कि वही उनका दादा है। इसके साथ ही उसके हमले और भी भयंकर हो गए। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चाहे उसने 1 ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस टेक्निक से अतिरिक्त क्लोन बना लिए हों, फिर भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। अगर यह चलता रहा तो आखिर में वह उन्हें रोक नहीं पाएगा और उसका पूरा प्लान विफल हो जाएगा। लेकिन आरव किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब उसके दुश्मन थे। समस्या ये थी कि बोध टेम्पल का पेट्रियार्क अब और हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। वह जैसे बाहर बैठा तमाशा देख रहा था। विवान भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह युद्ध के पास तक नहीं जा सकता था। आरव ने गुस्से में चिल्लाकर उस हिडन सीनियर को मदद के लिए पुकारा, लेकिन आसपास कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के लोगों के चेहरों पर खुशी फैल गई। उन्हें सबसे ज्यादा डर उसी सुप्रीम एक्सपर्ट से था। अगर वह अब हस्तक्षेप नहीं करता तो वे संख्या के बल पर आरव को थका सकते थे, और अगर मार न भी पाए तो कम से कम भाग तो सकते थे। आरव का चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। ऊपर से 1 ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस टेक्निक की समय सीमा भी थी। जैसे ही समय खत्म होता उसके क्लोन्स गायब हो जाते और तब वो सच में खतरे में पड़ जाता। विवान भी घबराकर चिल्लाया कि सीनियर बाहर आकर मदद करें, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। असल में बोधा टेम्पल का पेट्रियार्क मूर्ख नहीं था। उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि आरव ने जानबूझकर विवान को खतरे में डालकर उसे मजबूर किया है ताकि वह युद्ध में उतर जाए, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वह दोबारा इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं होगा। आखिर ये बूढ़े लोग जो अनगिनत वर्षों तक जिए हों इतने सरल कैसे हो सकते थे।
आरव गुस्से में पैर पटकने लगा, लेकिन बोधा टेम्पल का पेट्रियार्क किसी भी हालत में दोबारा हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था। आरव चाहे जितना चिल्लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक आरव की आंखें चमक उठी, मानो उसे कोई उपाय मिल गया हो। उसने जोर से कहा कि अगर सीनियर अभी भी मदद नहीं करेंगे तो वह उमेश की असली पहचान सबके सामने खोल देगा। ये सुनते ही उमेश भी चौंक गया। असल में यही कारण था कि बूढ़ा भिक्षु अब तक शांत बैठा था, क्योंकि यह मामला अभी तक सीधे बौद्ध टेम्पल से नहीं जुड़ा था। लेकिन अगर बौद्ध टेम्पल इसमें घसीटा जाता तो क्या वो अब भी इतना शांत रहता? बिल्कुल नहीं। अगर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग जान जाते कि उमेश असल में बौद्ध टेम्पल का विवान है तो उसके बाद क्या होता ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी। तुरंत उमेश भी जोर से चिल्लाने लगा कि जल्दी बाहर आकर मदद करो, नहीं तो वह अपनी पहचान खुद बता देगा। ये देखकर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग पूरी तरह उलझ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीले वस्त्रों वाला ये युवक आखिर कौन है। उसकी बातें तो ऐसी लग रही थीं जैसे वह अपने ही लोगों को फंसा रहा हो। लेकिन वे लोग मूर्ख नहीं थे। वे तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। अगर छाया में छिपा वह सुप्रीम एक्सपर्ट सच में हमला कर देता तो उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं जा पाता। विच गॉड क्लैन का एक विशेषज्ञ तुरंत चिल्लाया कि यह उनका और आरव का निजी झगड़ा है और इसका उस सीनियर से कोई लेना देना नहीं है। वह हर हाल में उस छिपे हुए एक्सपर्ट को शांत रखना चाहता था। आइस क्लैन का एक विशेषज्ञ भी जल्दी से बोला कि वे इस मामले के लिए उस सीनियर को दोष नहीं देंगे, यहाँ तक कि अगर उनका कोई आदमी मर गया तो भी वे इसे उसकी गलती नहीं मानेंगे। ब्लड क्लैन के लोग भी तुरंत चिल्लाने लगे कि वे इस घटना को कभी उजागर नहीं करेंगे और वह सीनियर आराम से तमाशा देखते रहें। इनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। सबको समझ आ चुका था कि अगर वह सुप्रीम एक्सपर्ट सच में सामने आ गया तो आज उनका अंत निश्चित था। लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क अब भी बाहर आने को तैयार नहीं था। उमेश घबरा गया और जोर से चिल्लाने लगा कि बूढ़े गंजे भिक्षु जल्दी बाहर आओ। जैसे ही उसने ये कहा विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोगों के चेहरे बदल गए। गंजा भिक्षु। फायर स्टार रीजन में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो गंजे भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध थी और जिसके पास इतना सुप्रीम एक्सपर्ट हो? सिर्फ एक, बौद्ध टेम्पल। और फिर उन्हें अचानक विवान का ख्याल आया। बौद्ध टेम्पल का वह रहस्यमयी लिटिल एंसेस्टर जिसके बारे में पूरे स्टार रीजन में चर्चा थी। अब सब समझ में आ गया। छाया में छिपा सुप्रीम एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क था। उसी समय अंतरिक्ष में एक बेहद बेबस आह गूंजी। आवाज साफ बता रही थी कि बोलने वाला वही बूढ़ा भिक्षु था। वह लगभग पागल हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके अपने लोग उसे धोखा दे रहे हों। उमेश ने तो सीधे फैक्शन का नाम ही बाहर निकाल दिया था। विच गॉड क्लैन का एक विशेषज्ञ तुरंत घबराकर चिल्लाया कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के लोग भी जल्दी जल्दी यही दोहराने लगे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उमेश के बगल में एक स्पेशल रिफ्ट खुला और उसमें से एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा भिक्षु बाहर निकल आया। उसके शरीर से निकलती आभा बेहद शांत और सौम्य थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट है जो पूरे स्टार रीजन को हिला सकता है। जैसे ही वह बाहर आया विवान दांत पीसते हुए चिल्लाया कि आखिर वह बाहर आ ही गया। फिर उसने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की ओर उंगली दिखाकर कहा कि जल्दी जाकर उन सबको मार डालो। वो सचमुच बौद्ध टेम्पल के पेट्रियार्क को अपने नौकर की तरह आदेश दे रहा था। ये सुनते ही बूढ़े भिक्षु का चेहरा फड़क उठा। अगले ही पल उसने विवान के सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मार दिया। विवान दर्द से चिल्ला उठा और सिर पकड़कर कराहने लगा। आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। बूढ़े भिक्षु का मारने का तरीका बिल्कुल उसी जैसा था। दूसरी ओर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। ये सच में बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क था और वह स्वयं यहाँ आया था। ब्लड क्लैन का एक विशेषज्ञ कांपते हुए बोला कि उन्होंने सच में कुछ नहीं देखा। बूढ़े भिक्षु ने भौहें उठाकर कहा कि वे सीधे उसकी ओर देख रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वे समझ चुके थे कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। विच गॉड क्लैन का एक विशेषज्ञ कांपती आवाज में बोला कि अगर बौद्ध टेम्पल उन्हें छोड़ दे तो उनका क्लैन हमेशा इस एहसान को याद रखेगा। आइस क्लैन के लोग भी जल्दी जल्दी यही कहने लगे कि वे इस घटना को कभी उजागर नहीं करेंगे और बौद्ध टेम्पल पर एहसानमंद रहेंगे। लेकिन उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स के जरिए मदद भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क यहाँ मौजूद था।
वो उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता, और अगर वे ऐसा करते तो इसका मतलब खुली दुश्मनी होता। तब बूढ़ा भिक्षु बिना हिचकिचाहट उन्हें तुरंत मार देता। उमेश अब भी सिर पकड़े चिल्ला रहा था कि बूढ़ा भिक्षु जल्दी कुछ करे। उसे लग रहा था कि बूढ़ा उससे भी ज्यादा निर्दयी है जितना आरव था। आखिर बूढ़े भिक्षु ने दोनों हाथ जोड़कर गहरी सांस ली और कहा कि उसे बहुत अफसोस है। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था कि अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा भिक्षु कभी नहीं चाहेगा कि यह बात बाहर जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ क्षण बाद बूढ़े भिक्षु ने शांत स्वर में कहा कि उन सबने बहुत बड़े पाप किए हैं। ये सुनकर विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के लोग पूरी तरह सन्न रह गए। उनके दिल में अचानक अशुभ भावना उठी। बूढ़ा भिक्षु शांत स्वर में बोला कि उनके पाप इतने भारी हैं कि अब उनके जीवित रहने की आवश्यकता नहीं रही। इसके साथ ही उसके शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह प्रकाश बेहद शांत था, लेकिन उसके भीतर सभी जीवों को प्रभावित करने वाली भयानक शक्ति छिपी थी। उसी समय उसके पीछे एक विशाल गोल्डन धर्म इमेज प्रकट हुई। उससे निकलती रोशनी और भी अधिक चकाचौंध करने वाली थी। चारों ओर अचानक बुद्धिस्ट चांट्स गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत भिक्षु एक साथ मंत्र जप रहे हों। ये दृश्य देखकर आरव भीतर तक कांप उठा। पहले उसे लगता था कि बूढ़ा भिक्षु सिर्फ डाउ रिफाइनिंग रेल्म का एक्सपर्ट होगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे बहुत कम आंका था। उस शक्ति का स्तर डाउ रिफाइनिंग रेल्म से कहीं ऊपर था। यह उससे अगले रेल्म की शक्ति थी। यही असली सुप्रीम पावर हाउस था। यहाँ तक कि आरव को लगा कि अगर वह भागना भी चाहे तो बूढ़े भिक्षु के सामने नहीं भाग पाएगा। सुनहरी रोशनी ने उसे भी घेर लिया। उसकी अपनी शक्ति दबने लगी। ये सप्रेशन बेहद अजीब थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसके भीतर की हत्या की इच्छा गायब हो रही हो। उसके दिल में अपराध बोध पैदा होने लगा। यह एहसास इतना विचित्र था कि आरव खुद बुदबुदाने लगा कि उसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मारा है और वह पापी है। उसके क्लोन्स तुरंत गायब हो गए। वह अपने हाथों को देखने लगा और एक पल के लिए उसे लगा कि वह अपने ही हाथ काट देना चाहता है। उसने दांत भींचकर इस शक्ति का विरोध करना शुरू किया। उधर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोगों की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि बूढ़े भिक्षु की शक्ति खास तौर पर उन्हीं पर केंद्रित थी। उनमें से कई लोग चीखने लगे कि वे पापी हैं और उन्हें मर जाना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन का अंत करके प्रायश्चित करना चाहते थे। बूढ़ा भिक्षु हाथ जोड़कर शांत मुस्कान के साथ खड़ा रहा और धीरे से बोला कि अगर वे अपने पाप समझ गए हैं तो आगे बढ़ें। अगले ही पल विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के विशेषज्ञों ने अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स खुद ही नष्ट कर दिए। एक के बाद एक उनके शरीर रक्त धुंध में बदलते गए। कुछ ही पलों में वे सब मर चुके थे। विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के उन सभी शक्तिशाली लोगों की मौत के बाद आरव पर पड़ रहा प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। आसपास फैली सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे मंद पड़ गई और पूरा तारों भरा आकाश फिर सामान्य हो गया। बूढ़े भिक्षु के पीछे दिखाई दे रही विशाल बुद्धा इमेज भी गायब हो गई। लेकिन शुरुआत से अंत तक आरव उस धर्म इमेज का असली रूप ठीक से देख ही नहीं पाया। उसे तो ये तक समझ नहीं आया कि वह धर्म इमेज आखिर कितनी विशाल थी। सब कुछ इतना रहस्यमयी और अजीब था कि वह भीतर तक कांप उठा। उसने अविश्वास से बूढ़े भिक्षु की ओर देखा और पूछा कि आखिर यह कैसी शक्ति थी। अभी कुछ देर पहले उसे सच में ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसके अपने जीवन और मृत्यु पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं बचा हो। उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। अगर बूढ़ा भिक्षु सच में उसे मारना चाहता तो शायद वह भी अभी उन लोगों के साथ मर चुका होता। उमेश ने सिर खुजलाया और बूढ़े भिक्षु की ओर गुस्से से देखा। उसने शिकायत करते हुए कहा कि सीनियर ब्रदर तो अपने ही लोगों को धोखा दे रहा था। उमेश बूढ़े भिक्षु की क्षमताओं के बारे में काफी कुछ जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया था कि अभी क्या हुआ था। बूढ़े भिक्षु ने जानबूझकर आरव को भी उस प्रभाव में घसीट लिया था। बूढ़ा भिक्षु हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ आरव की मानसिक शक्ति और स्थिरता की परीक्षा लेना चाहता था। उसके अनुसार आरव असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के दूसरे स्तर पर होते हुए भी वह अकेले इतने सारे 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म एक्सपर्ट से लड़ सकता था। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरे विशाल स्टार रीजन में शायद ही कहीं मिलता। इसीलिए बूढ़ा भिक्षु देखना चाहता था कि आरव की इच्छा शक्ति आखिर कितनी मजबूत है। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, लेकिन उसके भीतर अब भी डर बाकी था। बूढ़े भिक्षु जैसे एक्सपर्ट सच में भयावह थे। उन्हें किसी को मारने के लिए हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं थी।
ये तरीका बहुत ही डरावना और चालाक था। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के वे लोग सच में बहुत बुरी तरह मरे थे। खुद को संभालने के बाद आरव सबसे पहले बूढ़े भिक्षु या विवान के पास नहीं गया। वह सीधे उन मरे हुए एक्सपर्ट्स की तरफ भागा और उनके स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करने लगा। आखिर वे लोग नीलामी में शामिल होने आए थे, इसलिए उनके पास बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और कई अनमोल ट्रेजर्स होने ही थे। उमेश और बूढ़ा भिक्षु दोनों उसे देखते रह गए। वे दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर हो गए। यह आदमी सच में अलग ही था। कुछ देर बाद आरव सारे स्टोरेज आइटम्स समेटकर वापस बूढ़े भिक्षु और विवान के पास आ गया। उसने सम्मान से हाथ जोड़कर बूढ़े भिक्षु को प्रणाम किया। वह बूढ़ा अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए आरव तनिक भी लापरवाह नहीं होना चाहता था। ऊपर से उसे महसूस हो रहा था कि बूढ़े भिक्षु की उसके प्रति कोई खास अच्छी राय नहीं थी। बूढ़े भिक्षु ने उसे देखते हुए आह भरी और कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति होना सच में दुर्लभ बात है। तभी विवान उत्साहित होकर आरव के पास दौड़ आया। उसकी नज़र आरव के स्टोरेज रिंग पर टिक गई थी। आरव मुस्कुराया और पूछा कि क्या वह लूट बांटना चाहता है। ये सुनते ही विवान की आंखें चमक उठी। वह पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। फिर आरव और विवान दोनों वहीं बैठ गए और बूढ़े भिक्षु को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए लूट बांटने लगे। आरव कह रहा था कि यह चीज़ उसकी है और यह बेकार सामान विवान रख ले। कहीं वह कुछ ओरिजिनियम अलग रखता तो कहीं कोई ट्रेजर अपने पास रख लेता। बूढ़ा भिक्षु उन्हें देखता रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सच में उसके सामने ऐसा व्यवहार करना सही था। आखिर वह बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क था। ऊपर से अभी अभी उसने उन सभी लोगों को खत्म किया था, लेकिन इन दोनों के लिए मानो वह अस्तित्वहीन हो। विवान को जब अच्छे ट्रेजर्स मिले तो वह खुशी से पागल हो गया। बौद्ध टेम्पल में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वहां अगर वह कुछ भी मांगता तो तुरंत मिल जाता, लेकिन इस लूट का एहसास अलग था। आरव के साथ मिलकर लूटने में उसे अजीब उपलब्धि महसूस हो रही थी। आरव हंसकर पूछने लगा कि अब वह संतुष्ट है या नहीं। विवान खुशी से सिर हिलाता रहा और बोला कि यह अनुभव बहुत शानदार था। फिर आरव मुस्कुराकर बोला कि चलो अब किसी और जगह लूटपाट करते हैं। विवान ने तुरंत हामी भर दी। ये सुनते ही बूढ़े भिक्षु का चेहरा बदल गया। उसे गुस्सा आ गया। वह पहले ही एक बार हस्तक्षेप कर चुका था जो नियमों के खिलाफ था। अगर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन को ये पता चल जाता तो बौद्ध टेम्पल सीधे उनके निशाने पर आ जाता। पूरे फायर स्टार रीजन में युद्ध छिड़ सकता था। और अब ये दोनों हरामी फिर से ट्रबल करने की बात कर रहे थे, वह भी उसके सामने इतनी कैजुअली। आरव तुरंत बोला कि सीनियर को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उसका और विच गॉड क्लैन का निजी झगड़ा है। विवान भी तुरंत बोला कि ये दोनों भाइयों का दुश्मनों से हिसाब है और सीनियर ब्रदर को वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ा भिक्षु लगभग फट पड़ा। उसे लग रहा था कि दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले उसका इस्तेमाल करो और फिर कहो कि यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन आरव और विवान उसकी परवाह किए बिना उड़ने को तैयार हो गए। आरव का असली प्लान था कि विवान को साथ लेकर बौद्ध टेम्पल के पेट्रियार्क को अपने साथ कई प्लैनेट्स पर घसीट ले जाए और विच गॉड क्लैन तथा आइस क्लैन के ठिकानों पर हमला करे। अगर इतना बड़ा एक्सपर्ट साथ हो तो वे शक्तिशाली प्लैनेट्स बुरी तरह बर्बाद हो जाते। लेकिन बूढ़ा भिक्षु इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा। अगले ही पल आरव और विवान के आसपास का स्पेस जम सा गया। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। विवान शांत था क्योंकि वह बूढ़े भिक्षु की ताकत अच्छी तरह जानता था, लेकिन आरव भीतर से चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा भिक्षु उससे भी कहीं ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा था। उसे अचानक राहत महसूस हुई कि 200 साल पहले विच गॉड क्लैन ने अपना एंसेस्ट्रल लैंड बदल लिया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद वह उसी समय मारा जा चुका होता। अगले ही पल बूढ़ा भिक्षु एक कदम में उनके सामने पहुंच गया। फिर बिना कुछ कहे उसने विवान के सिर के पीछे जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। विवान दर्द से चिल्लाने लगा और सिर पकड़कर रोने लगा। आरव ने उसे सहानुभूति भरी नज़र से देखा। बूढ़ा भिक्षु उससे भी ज्यादा निर्दयी था। लेकिन तभी बूढ़े भिक्षु ने आरव की ओर देखा और खतरनाक मुस्कान दी। आरव तुरंत घबरा गया और कहने लगा कि सीनियर को जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले बूढ़े भिक्षु ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया और विवान की तुलना में उसे कहीं ज्यादा जोर से मारा गया। आरव दर्द से चिल्ला उठा। बूढ़े भिक्षु की मार सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा तक को दर्द दे रही थी। कुछ देर दोनों को पीटने के बाद बूढ़ा भिक्षु आखिर शांत हुआ। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी।
उसने हाथ जोड़कर अमिताभ कहा और माफी मांगने लगा। आरव उसे देखकर पूरी तरह निरुत्तर हो गया। अभी खुद पीटो और फिर पापों की बात करो। उसे सच में लगने लगा कि बुद्धिस्ट लोग बहुत अजीब होते हैं। विवान भी गुस्से से चिल्लाने लगा कि बूढ़े भिक्षु ने उसे मारा है। बौद्ध टेम्पल का लिटिल एंसेस्टर बनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे हाथ लगाए, लेकिन पहले आरव ने और अब उसके अपने सीनियर ब्रदर ने उसे पीट दिया था। बूढ़ा भिक्षु गुस्से से बोला कि उसने चुपके से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे की। विवान भी जिद में आ गया और बोला कि अगर वह बताता तो क्या उसे बाहर आने दिया जाता। बूढ़ा भिक्षु और नाराज हो गया और बोला कि अब उसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तब विवान जल्दी से बोला कि वह अपनी मेमोरीज के अनुसार अपने डेस्टिन्ड पर्सन को ढूंढने निकला था। ये सुनते ही बूढ़ा भिक्षु अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा कि क्या उसे वह डेस्टिन्ड पर्सन मिल गया। विवान मुस्कुराया और सीधे आरव की ओर उंगली कर दी। आरव तुरंत हैरान रह गया। विवान पहले भी डेस्टिनी की बात कर चुका था, लेकिन वह अब तक समझ नहीं पाया था कि इसका मतलब क्या है। बूढ़ा भिक्षु ने आरव को सिर से पैर तक फिर ध्यान से देखा। इसके बाद दोनों के बीच बहस जैसी बातचीत शुरू हो गई जिसे आरव आधा भी नहीं समझ पाया। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि बुद्धिस्ट लोग सच में डिबेट करना पसंद करते हैं। आखिर बूढ़े भिक्षु ने शांत स्वर में कहा कि अब विवान उसके साथ वापस चलेगा, लेकिन विवान तुरंत मना कर दिया। वो अभी भी आरव के साथ कोई बड़ा काम करना चाहता था। अगले ही पल उसे फिर थप्पड़ पड़ने लगे। आखिर बूढ़ा भिक्षु जबरदस्ती उसे लेकर जाने लगा। विवान बेहद अनिच्छुक था। जाते जाते वह चिल्लाकर आरव से कहने लगा कि कभी बौद्ध टेम्पल आना, वह सबको आरव को एंसेस्टर बुलवाएगा। ये सुनते ही बूढ़ा भिक्षु फिर गुस्से से उसे पीटने लगा और चिल्लाया कि बौद्ध टेम्पल अपने ही लोगों का है, वह अपने लोगों को ऐसे कैसे बेच सकता है। इसके बाद बूढ़ा भिक्षु वॉइड को चीरता हुआ विवान को लेकर गायब हो गया। उन्हें जाते हुए देखकर आरव ने आह भरी। उसका असली प्लान था कि बूढ़े भिक्षु का इस्तेमाल करके विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाए, लेकिन अब वो अल्टीमेट हेल्प पर चला गया था। फिर भी आरव मुस्कुरा उठा। आखिर उसे इस बार काफ़ी अच्छे ट्रेजर्स मिले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसके पास वह प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम थी जिसकी क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को लंबे समय से ज़रूरत थी। यह मामला अगर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन तक पहुंच गया तो वे निश्चित रूप से पहले की तरह पागल हो उठेंगे और पूरी तरह क्रोध में डूब जाएंगे। आखिर उनके वे सभी शक्तिशाली लोग जो नीलामी में शामिल होने गए थे अचानक रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। आरव उन लोगों से लूटे गए सारे ट्रेजर्स लेकर वहां से चला गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक सुनसान ग्रह चुना और अस्थायी रूप से वहीं एकांतवास में जाने का फैसला किया। इस बार उसे बहुत सी अच्छी चीजें मिली थीं जिन्हें रिफाइन करके अपनी शक्ति बढ़ाना जरूरी था। ऊपर से क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम भी बेचैन हो रही थी। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम ने प्रोफाउंडियन डेमन फ्लेम को पूरी तरह निगल लिया। अब उसकी ज्वाला पहले से कहीं अधिक डरावनी हो चुकी थी। उसका रंग कभी नीला दिखाई देता तो कभी काला पड़ जाता। उससे निकलती आभा इतनी भयानक थी कि आरव तक को उसमें खतरा महसूस होने लगा। आरव हल्का सा हंसा और बोला कि यह आग अब सच में बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उसने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को उसकी मूल सीमा से बहुत आगे पहुंचा दिया था। अब यह साधारण स्ट्रेंज फायर के स्तर से कहीं ऊपर निकल चुकी थी। इन दिनों आरव ने कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी रिफाइन किए। साथ ही विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के एक्सपर्ट्स के साथ हुई लड़ाई ने भी उसे काफ़ी अनुभव दिया था। उसकी कल्टिवेशन बॉटलनेक काफ़ी ढीली पड़ चुकी थी। इसके बाद आरव उस ग्रह से निकल पड़ा जहां वह छिपा हुआ था। उसने अपना रूप बदला और फिर तारों भरे आकाश में आगे बढ़ गया। अब वह सुनैना द्वारा दिए गए पते के अनुसार रोहित और राज से मिलने जा रहा था। वह स्थान काफ़ी दूर था, इसलिए आरव रास्ते में आने वाले ग्रहों के टेलीपोर्टेशन एरेस का उपयोग कर रहा था। रास्ते भर उसने कई लोगों को विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के एक्सपर्ट्स की रहस्यमयी मौतों पर चर्चा करते सुना। कोई कह रहा था कि अभी तक असली हत्यारा नहीं मिला। कोई कह रहा था कि जिसने ये किया वह बेहद निर्दयी है क्योंकि इतने सारे 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट्स एक साथ मारे गए। कुछ लोग ब्लड क्लैन और सी मॉन्स्टर्स पर तरस खा रहे थे क्योंकि पहले उनका ग्रह लूटा गया और अब नीलामी में शामिल होने वाले उनके एक्सपर्ट्स भी मर गए। आरव ये सब सुनते हुए बाहर से शांत बना रहा लेकिन भीतर से बेहद खुश था। आखिर ये सब उसी की करतूत थी। उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर उस समय बूढ़ा भिक्षु नाराज न हुआ होता तो वह उसे साथ लेकर रास्ते भर कई और ग्रह लूट सकता था।
तब उन फैक्शंस के पेट्रियार्क सच में पागल हो जाते। आधा महीना यात्रा करने के बाद आरव आखिर उस स्थान पर पहुंचा जिसका जिक्र सुनैना ने किया था। वह जगह थी फतेहपुर। ये फायर स्टार रीजन की एक नई लेकिन तेजी से उभरती हुई शक्ति थी। बाहर से देखने पर यह कोई खास प्रभावशाली फैक्शन नहीं लगती थी, लेकिन इसके भीतर विभिन्न जातियों के कई शक्तिशाली लोग इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ इंसान थे, डीमंस थे और मॉन्स्टर्स भी थे। आसपास के दर्जनों ग्रहों में फतेहपुर शायद सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन कमजोर भी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ वनराज और राज जैसे लोग नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए जब तक किसी टॉप टियर फैक्शन से टकराव न हो ये जगह सुरक्षित थी। इन वर्षों में राज और रोहित ने कोशा के कई बचे हुए लोगों से संपर्क किया था। वे सभी खुशी खुशी फतेहपुर में शामिल हो गए, यहाँ तक कि कुछ डेमन रेसेस और वे जातियां भी जिन्होंने पहले आरव से संबंध रखा था वे भी यहाँ आ गईं। स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर, माइटी बुल डेमन एंसेस्टर और नितेश जैसे लोग भी यहीं मौजूद थे। उसी दिन फतेहपुर के मुख्य हॉल में राज, वनराज, रोहित और बाकी लोग गंभीर चेहरों के साथ चर्चा कर रहे थे। रोहित दांत पीसते हुए कह रहा था कि क्या सीक्रेट बीस्ट रेल्म सच में उनके पीछे पड़ गया है। राज ने भारी सांस लेकर कहा कि यह स्वाभाविक है। सीक्रेट बीस्ट रेल्म लगातार अलग अलग डेमन फैक्शंस को अपने अंदर मिला रहा था और फतेहपुर में भी बड़ी संख्या में डीमंस मौजूद थे, इसलिए उनका ध्यान यहां आना तय था। वनराज गुस्से में गुर्राने लगा। सीक्रेट बीस्ट रेल्म फायर स्टार रीजन की बड़ी शक्तियों में से एक था और टॉप 100 फैक्शंस में गिना जाता था। पिछले कुछ 100 वर्षों से वह लगातार विस्तार कर रहा था और अलग अलग डेमन रेसेस को निगलकर अपने अंदर शामिल कर रहा था। 3 महीने पहले सीक्रेट बीस्ट रेल्म ने अपना एक शक्तिशाली एक्सपर्ट भेजकर फतेहपुर को सोचने के लिए समय दिया था। अब समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उनकी शर्त साफ थी, या तो फतेहपुर सीक्रेट बीस्ट रेल्म में शामिल हो जाए या फिर नष्ट होने के लिए तैयार रहे। फतेहपुर मजबूत जरूर था, लेकिन सीक्रेट बीस्ट रेल्म की तुलना में कुछ भी नहीं था। इसी वजह से वनराज, राज और बाकी लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। अगर सिर्फ डीमंस को सीक्रेट बीस्ट रेल्म में शामिल करना होता तो शायद वे मान जाते। आखिर जान बचाना भी जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनकी असली पहचान थी। वे सब कोशा से आए थे। अगर सीक्रेट बीस्ट रेल्म को ये पता चल जाता तो नतीजे बेहद भयानक हो सकते थे। इसीलिए राज और बाकी लोग किसी भी हालत में इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। वनराज गुस्से में बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो वह लव या तन्वी से मदद मांगेगा। उसके अनुसार सीक्रेट बीस्ट रेल्म भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन रेल्म ऑफ लाइट और स्टार पवेलियन से अभी भी नीचे था। लव और तन्वी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर वे बोलते तो शायद वे शक्तियां फतेहपुर की मदद करती। लेकिन रोहित ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन पहले ही लव और तन्वी की पहचान को लेकर शक कर चुके हैं। अगर वे फतेहपुर की मदद के लिए सामने आए तो इससे और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुनकर सब चुप हो गए। सुनैना, चांदनी और बाकी लोगों के बारे में भी किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे अपने अपने फैक्शंस में अच्छी स्थिति में जरूर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हेवन मेंडिंग पवेलियन या होली मेडन पीक जैसी शक्तियां फतेहपुर के लिए युद्ध करने निकल पड़ेंगी। आखिरकार सबने तय किया कि अगर कोई रास्ता न निकला तो वे पूरी सेक्ट को लेकर भाग जाएंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसी समय आरव फतेहपुर के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सामने फैला विशाल सेक्ट उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे पहले से पता था कि वीना, काव्य और बबली कहीं नहीं गए थे। वे सब यहीं फतेहपुर में थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। अचानक फतेहपुर के भीतर से कई शक्तिशाली लोग बाहर निकल आए। उनमें डेमन किंग, डेमन एम्परर और नितेश जैसे परिचित चेहरे भी थे। सबकी आंखों में सतर्कता और हत्या की मंशा थी। वे आरव को घूरते हुए पूछने लगे कि वह कौन है। कुछ पल के लिए आरव खुद भी उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। डेमन किंग और बाकी लोग अब लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी शक्ति अभी ज्यादा ऊंची नहीं थी। फिर भी वे आरव से पूरी सतर्कता के साथ निपट रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि सामने वाला कम से कम रिटर्निंग वॉइड रेल्म का एक्सपर्ट है। इससे पहले कि आरव कुछ समझाता, फतेहपुर के भीतर से राज, वनराज और रोहित भी तेजी से बाहर आ गए। राज ने जोर से पूछा कि सामने वाला कौन है और साथ ही अपनी ऑरा फैला दी। वनराज ने भी पूरी शक्ति छोड़ दी। दोनों इस समय फतेहपुर के सबसे शक्तिशाली लोग थे। आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अभी अपना असली रूप दिखाना सही होगा।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, राज ने दहाड़ते हुए पूछा कि क्या उसे सेक्रेड बीस्ट रेल्म ने भेजा है। आरव चौंक गया, उसे सेक्रेड बीस्ट रेल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वनराज ने और इंतजार नहीं किया, वह दहाड़ते हुए अपने विशाल गोल्डन लायन रूप में बदल गया और सीधे आरव पर डिवॉरिंग पावर का इस्तेमाल कर दिया। आसपास के दर्जनों ग्रहों में रिटर्निंग वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स बहुत कम थे। ऐसे समय में अचानक एक अनजान एक्सपर्ट का प्रकट होना स्वाभाविक रूप से संदिग्ध था, इसलिए वे उसे सेक्रेड बीस्ट रेल्म का आदमी समझ बैठे थे। वनराज का स्वभाव बेहद उग्र था। उसने सोचा कि पहले इस आदमी को खत्म कर दिया जाए और फिर पूरी फतेहपुर यहाँ से भाग निकले। लेकिन जब उसने अपनी डिवॉरिंग पावर छोड़ी तो उसे हैरानी हुई कि आरव पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। आरव ने सिर्फ आह भरी। उसे समझ आ गया था कि सामने वाले लोग गलतफहमी में हैं। वह उनसे नाराज नहीं था, लेकिन अब उन्हें पहचान बतानी ही पड़ेगी। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका था पहले उन्हें थोड़ा पीटना। अगले ही पल आरव की आकृति गायब हो गई और वह सीधे वनराज के सामने पहुंच गया। उसने जोरदार मुक्का मारा। धमाके के साथ वनराज दर्द से चीख उठा। उसी समय आरव की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने कहा कि वह आरव है। वनराज की आंखें फैल गईं। दूसरी ओर रोहित और राज तुरंत हमला करने दौड़े, लेकिन अगले ही पल आरव की आवाज उनके कानों में भी गूंज उठी। उसने फिर कहा कि वह आरव है, योर मैजेस्टी। आरव? राज और रोहित दोनों स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आरव की मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी। ये बात सबके दिलों में गहराई से बैठ चुकी थी, और अब अचानक उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति खुद को आरव कह रहा था। ये कैसे संभव हो सकता था? वे दोनों इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद एक और संभावना भी है। आखिर कोई बिना कारण अचानक आरव बनकर क्यों आएगा? फतेहपुर के भीतर आरव का नाम किसी देवता की तरह पूजनीय था, चाहे स्पेस रिफ्ट क्लैन हो या माइटी बुल डेमन क्लैन। अगर आरव ने उस समय जान देकर लड़ाई न लड़ी होती तो वे सब बहुत पहले विच गॉड क्लैन के हाथों मारे जा चुके होते। उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और अब यह आदमी खुद को आरव बता रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरव ने फिर टेलीपैथी से कहा कि सच में वही है। सुनैना ने ही उसे बताया था कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं। राज, रोहित और बाकी लोग एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। तभी आरव ने शांत स्वर में कहा कि अगर वह सच में हमला करना चाहता तो अभी तक वे सब मर चुके होते। ये सुनकर राज का दिल कांप उठा। उसने अविश्वास से पूछा कि क्या वह सच में हिज मैजेस्टी है? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया कि बकवास बंद करो। उसने तो अपने बेटे तक को राज का डिसाइपल मान लिया था। ये सुनते ही राज पूरी तरह हिल गया। ये बात कोई और नहीं जान सकता था। इसका मतलब सामने वाला सच में आरव था। कोशा का एम्परर सच में जीवित था। अगले ही पल राज, रोहित और बाकी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वे खुशी से लगभग रो पड़े। आरव ने उन्हें शांत रहने को कहा और टेलीपैथी से पूछा कि क्या यहाँ बात करना सुरक्षित है। राज और रोहित तुरंत संभल गए। उन्हें भी समझ आ गया कि अभी आरव की पहचान उजागर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। फिलहाल सब कुछ गुप्त रखना जरूरी था। उधर वनराज वापस उड़कर आया और आरव के सामने खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उसने टेलीपैथी से पूछा कि क्या वो सच में आरव है। आरव ने आराम से जवाब दिया कि वह कुछ समय पहले रेल्म ऑफ लाइट गया था और वहां उसने उसके बेटे श्रेयस को देखा था। ये सुनते ही वनराज चौंक गया और जल्दी से पूछने लगा कि उसका बेटा कैसा है। आरव हंस पड़ा और बोला कि वह बहुत अच्छा है। उसके आसपास कई लायनेसेस हैं और वह आराम से जीवन का आनंद ले रहा है। ये सुनकर वनराज का चेहरा तुरंत अजीब हो गया। नीचे फतेहपुर के बाकी लोग पूरी तरह उलझन में थे। अभी तक लड़ाई हो रही थी और अचानक सब शांत कैसे हो गया। ऊपर से वनराज का चेहरा भी अजीब हो गया था। तभी राज ने गहरी आवाज में सबको वापस लौटने का आदेश दिया। बाकी सभी लोग वापस फतेहपुर में चले गए। अब राज इस समूह का वास्तविक नेता बन चुका था। इसके बाद राज और रोहित आरव को फतेहपुर के मुख्य हॉल में ले गए। अंदर का दृश्य काफी अच्छा था और कुछ हद तक कोशा टेम्पल की याद दिला रहा था। ये देखकर आरव की आंखों में उदासी तैर गई। उसे पुराने दिन याद आ गए। उसे जमशेद और कोशा टेम्पल की याद आने लगी। हॉल के भीतर अब सिर्फ 4 लोग थे, आरव, वनराज, राज और रोहित। सुरक्षा के लिए राज ने आइसोलेशन अरे भी सक्रिय कर दिया।
तभी आरव का रूप बदलने लगा और धीरे धीरे वह अपनी असली शक्ल में लौट आया। जैसे ही राज, रोहित और वनराज ने वह परिचित चेहरा देखा, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। ये सच में आरव था, वह सच में जीवित था। आरव हल्का सा हंसा और बोला कि उसने पहले ही कहा था कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। ये सुनते ही राज खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कोशा का एम्परर सच में वापस आ गया था। रोहित की आंखें भी लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सबसे शांत प्रतिक्रिया वनराज की थी। आखिर वह मूल रूप से कोशा का निवासी नहीं था, वह तो बस 70,000 वर्षों तक वहां फंसा रहा था। आरव हंसते हुए राज के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने लगा। कुछ देर बाद राज ने खुद को संभाला और पूछा कि आरव यहाँ तक कैसे पहुंचा और उस समय वास्तव में क्या हुआ था। आरव ने आराम से बताया कि उसने उस समय एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से अपनी मौत का नाटक किया था। इसके बाद उसने सबको अपने बाद के अनुभव सुनाए। उसने बताया कि पुनर्जीवित होने के बाद वह पहले रेल्म ऑफ लाइट गया और तन्वी से मिला, फिर वह गुप्त रूप से लव से मिलने गया। उसके बाद उसने कई दुश्मन शक्तियों के ग्रहों पर हमला किया, फिर उसकी मुलाकात सुनैना और निंगे से हुई। आरव ने सारी घटनाएं विस्तार से सुना दी। अब राज और बाकी लोगों के मन में उसकी पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं बचा था। कुछ देर बाद आरव ने पूछा कि अभी सबकी स्थिति कैसी है और यह सेक्रेट बीस्ट रेल्म वाला मामला क्या है। ये सुनते ही राज और रोहित के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें लग रहा था कि वे कोशा के बचे हुए लोगों की ठीक से रक्षा नहीं कर पाए और अब सेक्रेट बीस्ट रेल्म उन्हें दबा रहा है। तभी वनराज ने बिना झिझक पूरा मामला आरव को बता दिया। सब सुनने के बाद आरव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई, उसकी आंखों में अंतहीन ठंडक भर गई। उसने धीरे से कहा कि सेक्रेट बीस्ट रेल्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्वर में छिपी हत्या की मंशा स्पष्ट थी। उसने उसी क्षण सेक्रेट बीस्ट रेल्म को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अब उनकी स्थिति वैम्पायर्स जैसी हो चुकी थी। इसके बाद आरव शांत स्वर में बोला कि वे सब यहीं इंतजार करें, वह खुद जाकर इस समस्या को संभालता है। ये कहकर वह तुरंत मुड़कर बाहर निकलने लगा। राज और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से पूछा कि क्या वो सच में वहां जाने वाला है। आरव ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, वो उन्हें लूटने जा रहा था। रॉबरी? आरव की बात सुनते ही राज, रोहित, वनराज और बाकी लोग पूरी तरह चौंक गए। लूटपाट? क्या वे अब सेक्रेट बीस्ट रेल्म के साथ वही करने वाले थे जो पहले वैम्पायर्स के साथ किया गया था? लेकिन अगले ही पल सबको समझ आ गया कि आरव आखिर क्या सोच रहा है। राज तुरंत घबराकर बोला कि यह बहुत खतरनाक है। सेक्रेट बीस्ट रेल्म की तरफ एक 7th लेवल 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट मौजूद है, और अगर आरव उन्हें लूट भी ले तो इससे फतेहपुर का संकट खत्म नहीं होगा। उसने सच कहा था। आरव बहुत शक्तिशाली जरूर था, लेकिन अगर वह सेक्रेट बीस्ट रेल्म के उस एक्सपर्ट को मार भी देता तो क्या बदल जाता? सेक्रेट बीस्ट रेल्म फिर किसी और को भेज देता, तब फतेहपुर क्या करता? यह असली समस्या थी। लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि उसके पास एक योजना है। इतना कहकर वह तुरंत फतेहपुर से निकल गया। असल में वह पहले वीनर और काव्य से मिलना चाहता था, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। सेक्रेट बीस्ट रेल्म के लोग कभी भी फतेहपुर तक पहुंच सकते थे, और आरव ये भी जानता था कि वह उन लोगों को फतेहपुर के क्षेत्र के अंदर नहीं मार सकता। अगर उसने ऐसा किया तो सेक्रेट बीस्ट रेल्म सीधे फतेहपुर पर टूट पड़ता। इसलिए उसने तय किया कि वह उन्हें रास्ते में ही खत्म करेगा। राज से मिली जानकारी के अनुसार आरव तेजी से आगे बढ़ गया। पास ही एक ग्रह था जिसे सेक्रेट बीस्ट रेल्म ने कब्जे में ले रखा था। पहले वहां कई डेमन फैक्शंस रहते थे, लेकिन अब उन्हें जबरदस्ती सेक्रेट बीस्ट रेल्म में मिला लिया गया था। ग्रह पर पहुंचते ही आरव ने अपनी डिवाइन सोल पावर फैला दी और तुरंत वहां मौजूद एक्सपर्ट्स को ढूंढ निकाला। वहां 200 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट्स मौजूद थे, दोनों डीमंस थे। एक 7th लेवल 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म में था और दूसरा 5th लेवल में। लेकिन आरव की नज़र में वे दोनों बेहद कमजोर थे। उधर उसी ग्रह पर सेक्रेट बीस्ट रेल्म के वे लोग अपनी सेना इकट्ठा कर रहे थे। उनका नेता ठंडी आवाज में आदेश दे रहा था कि जल्दी तैयार हो जाओ, अगर आज फतेहपुर आत्मसमर्पण नहीं करता तो उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। यही वो 7th लेवल 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट था जिससे राज और बाकी लोग डरे हुए थे। उसके आसपास सेक्रेट बीस्ट रेल्म के काउंटलेस एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रहे थे। कुछ पुराने सदस्य थे और कुछ वे डीमंस जिन्हें हाल ही में जबरदस्ती शामिल किया गया था। सेक्रेट बीस्ट रेल्म का उद्देश्य साफ था,
वे अलग अलग डेमन रेसेस को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। लेकिन तभी दूर से एक भयानक और तेजी से करीब आने लगी। 7th लेवल 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म वाला एक्सपर्ट चौंक गया। उसे दूर से बहुत तीव्र किलिंग इंटेंट महसूस हुई। उसने सिर उठाकर दूर देखा। वहां एक सफ़ेद रोब पहने ब्रॉन्ज मास्क वाला व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आ रहा था। उसे देखते ही उस एक्सपर्ट का चेहरा बदल गया। वाइट रोब। क्या यह वही मिस्टीरियस व्यक्ति नहीं था जिसने ब्लड क्लैन और दूसरे फैक्शंस को लूटा था? वह यहाँ कैसे आ गया? अगले ही पल आरव सीधे उन पर टूट पड़ा। हाँ, वह सच में आरव ही था। उसने आते ही 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस टेक्निक इस्तेमाल की और अपना क्लोन बना लिया। फिर क्लोन ने जोर से चिल्लाया कि रॉबरी चल रही है, जो स्टोरेज आर्टिफैक्ट दे देगा उसे मारा नहीं जाएगा। समान आवाज़, समान कपड़े, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। सेक्रेड बीस्ट रेल्म का 7th लेवल एक्सपर्ट आरव के अचानक हमले से पूरी तरह घबरा गया। वह अब आरव का मुकाबला करने लायक नहीं था। कुछ ही पलों में आरव ने उसे खून उगलने पर मजबूर कर दिया और उसकी हालत दयनीय हो गई। उधर दूसरा 5th लेवल 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट आरव के क्लोन के सामने टिक ही नहीं पाया। दोनों तरफ लड़ाई एक तरफा थी। जल्द ही दोनों 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट्स खून खांसने लगे। बाकी लोग तो लड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। जब 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट्स ही आरव के सामने टिक नहीं पा रहे थे तो वे क्या करते? वे तो लड़ाई की शॉकवेव्स तक नहीं सह सकते थे। डर के मारे उन्होंने जल्दी जल्दी अपने स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स निकालकर आरव की ओर फेंक दिए। वे अपनी जान बचाना चाहते थे। आखिर जीवित रहना सबसे जरूरी था। आरव और उसका क्लोन बार बार चिल्ला रहे थे कि स्टोरेज आर्टिफैक्ट दे दो और जान बचा लो। जिन लोगों ने ओबीडियंटली अपने आर्टिफैक्ट्स दे दिए आरव ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जो लोग विरोध करने की सोच रहे थे या उसके प्रति हॉस्टिलिटी रखते थे उन्हें आरव तुरंत मार डालता। उसे ये पूरा अभिनय असली बनाना था। विशेष रूप से सेक्रेड बीस्ट रेल्म के वे दोनों 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट्स आज हर हाल में मरने वाले थे। आरव और उसका क्लोन दोनों बेहद निर्दयी थे। उन्होंने उन दोनों एक्सपर्ट्स के शरीर बार बार चकनाचूर कर दिए। वे भागने की कोशिश करते रहे लेकिन आरव की नज़र से बचना असंभव था। आखिर 7th लेवल एक्सपर्ट डर गया। उसने जल्दी से अपना स्टोरेज रिंग आरव की ओर फेंक दिया और चीखने लगा कि वो सब कुछ दे देगा। उसे लगा कि शायद बाकी लोगों की तरह उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि आरव ने खास तौर पर उसे निशाना बनाया हुआ है। लेकिन आरव सिर्फ ठंडी हंसी हंसा। उसने स्टोरेज रिंग ले लिया और बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर वह एक्सपर्ट क्रोध से पागल हो गया। उसने चीखते हुए कहा कि आरव का कोई विश्वास नहीं है। लेकिन आरव ने उसकी बात की परवाह नहीं की। उसने लगातार हमला किया और उस एक्सपर्ट को पूरी तरह खून से लथपथ कर दिया। फिर आरव ने गरजते हुए लाइटनिंग अटैक छोड़ा और उसे वहीं मार डाला। मरते समय उस एक्सपर्ट की आंखों में गहरा रिजेंटमेंट भरा हुआ था। उधर क्लोन ने भी दूसरे 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट को खत्म कर दिया। पूरा काम बेहद स्मूथली हुआ। इसके बाद आरव और उसके क्लोन ने एक दूसरे की ओर देखा और अलग अलग दिशाओं में फैल गए। वे पूरे ग्रह पर रैम्पेज करने लगे। जहां भी जाते वही चिल्लाते कि स्टोरेज आर्टिफैक्ट दे दो और जान बचा लो। जो विरोध नहीं करता उसे छोड़ देते, लेकिन जो जरा भी रेजिस्टेंस दिखाता वो तुरंत मर जाता। ये पूरा अभिनय फ्लॉलेस होना चाहिए था। 1 घंटे बाद आरव ग्रह से बहुत दूर निकल चुका था। सेक्रेड बीस्ट रेल्म द्वारा भेजे गए सभी शक्तिशाली लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद वह वापस फतेहपुर लौट आया। उसे देखते ही राज वनराज और रोहित तुरंत उसके पास आ गए। आरव मुस्कुराया और बोला कि फिलहाल समस्या हल हो गई है। अभी फतेहपुर पर कोई खतरा नहीं है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आरव आखिर क्या करके आया है। वह ज्यादा देर के लिए गया भी नहीं था। क्या उसने सच में सेक्रेड बीस्ट रेल्म के सारे लोगों को मार डाला? आखिर राज खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से पूछ बैठा। आरव ने बिना छिपाए सच बता दिया कि सबको मार दिया गया है। फिर उसने विस्तार से बताया कि उसने वहां जाकर क्या किया। ये सुनकर राज, रोहित और वनराज पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आरव ने अब उनकी परवाह नहीं की। उसने पहले ही डिवाइन सेंस से वीना, बबली और काव्य का स्थान ढूंढ लिया था। वो तुरंत मेन हॉल छोड़कर उनकी रेजिडेंस की ओर चला गया। इस समय तीनों महिलाएं फतेहपुर के पीछे वाले हिस्से में रहती थीं।
उनके घर एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। पहले से ही उनका रिश्ता अच्छा था और अब तो वे और भी करीब हो चुकी थीं। असल में वे फतेहपुर छोड़कर किसी बड़े फैक्शन में जाना चाहती थीं ताकि और अधिक शक्तिशाली बन सकें। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी टैलेंट इतनी महान नहीं थी कि बड़े फैक्शंस उन्हें महत्व देते। इस समय तीनों साथ बैठकर बातें कर रही थीं। वे आरव, लव और तन्वी के बारे में बात कर रही थीं। वे उम्मीद कर रही थीं कि लव और तन्वी जल्दी मजबूत बने ताकि अपने पिता का बदला ले सकें। साथ ही वे इस बात पर भी चर्चा कर रही थीं कि अभी फतेहपुर में जो मिस्टीरियस व्यक्ति आया था वह आखिर कौन था। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि आरव पहले ही उनके पास पहुंच चुका है। उसकी ऑरर इतनी परफेक्टली रिस्ट्रेन थी कि तीनों में से कोई भी उसे महसूस नहीं कर सकी। तीनों में सबसे मजबूत बबली थी, लेकिन वह भी सिर्फ 3rd लेवल रिलीज फ्रॉम कैलेमिटी रेल्म तक पहुंची थी। वीना 1st लेवल रिलीज फ्रॉम कैलेमिटी रेल्म में थी, जबकि काव्य अभी 9th लेवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म में थी। हालांकि फायर स्टार रीजन की स्पिरिचुअल एनर्जी कोशा से कहीं अधिक समृद्ध थी, फिर भी उनकी ताकत अभी काफ़ी कम थी। तभी अचानक एक नर्म आवाज़ गूंजी। आरव मुस्कुराते हुए बोला कि बहुत समय हो गया। ये परिचित आवाज़ सुनते ही तीनों महिलाएं जम गईं। फिर उन्होंने अविश्वास से उस दिशा में देखा जहां आरव खड़ा था। उनकी आंखें फैल गईं। आरव, यह आरव था। काव्य की आवाज़ कांपने लगी। वीना और बबली भी स्तब्ध रह गईं। आरव मुस्कुराया और बोला कि सच में वही है, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। तीनों महिलाओं को लगा जैसे वे सपना देख रही हों। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहले की तरह काव्य के सिर पर हाथ फेरा। उसे तुरंत पुराने दिन याद आ गए जब वो एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में हर दिन अपने ब्रदर इन लॉ के पीछे घूमती रहती थी। काव्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत समझ गई कि यह सच में उसका ब्रदर इन लॉ है। वह रोते हुए चिल्लाई। आरव ने मुस्कुराकर वीना और बबली के चेहरों को भी हल्के से छुआ। 200 वर्षों के बाद भी उनकी अपीयरेंसेस नहीं बदली थीं, क्योंकि उनकी कल्टिवेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन वे पहले से अधिक थकी हुई और उदास दिखाई दे रही थीं। वीना की आंखें तुरंत लाल हो गईं। बबली खुद को रोक नहीं पाई और सीधे आरव से लिपटकर रोने लगी। आरव मुस्कुराया और बोला कि वह वापस आ गया है। इसके बाद काव्य और वीना भी खुद को रोक नहीं पाईं। वे दोनों भी आरव की बाहों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगीं। 200 वर्षों से अधिक समय तक वे हर दिन आरव को याद करती रही थीं। और अब वह सच में वापस आ गया था। इसके बाद आरव तीनों महिलाओं के साथ फिर से मिला और पूरा परिवार लंबे समय बाद आखिरकार कुछ खुशियों भरे पल साथ बिताने लगा। आरव अभी भी जीवित है और वह पहले ही फतेहपुर पहुंच चुका है। लेकिन ये खबर किसी को नहीं बताई गई। फिलहाल इस बात को केवल राज, वनराज, रोहित, काव्य, वीना और बबली ही जानते थे। उन्होंने यह बात डेमन किंग और डेमन एम्परर तक को नहीं बताए। आखिर उन्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अगर बाद में कोई दुर्घटना हो गई तो आरव के जीवित होने की खबर बाहर लीक हो सकती थी। और अगर विच गॉड क्लैन तथा आइस क्लैन को पता चल गया कि आरव अभी भी जिंदा है तो वे निश्चित रूप से पागल हो उठेंगे और उसकी तलाश में पूरे फायर स्टार रीजन को उलट देंगे। आखिर उस समय आरव ने 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म छोड़ने के बाद जबरदस्ती वॉइड रिटर्निंग रेल्म में ब्रेक थ्रू किया था और अकेले कई रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म एक्सपर्ट से लड़ गया था। उस युद्ध ने पूरे विच गॉड क्लैन को हिला दिया था। वे सभी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर ऐसा टेरिफाइंग मॉन्स्टर उनका अपना नहीं है तो उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। अगर आरव को और बढ़ने का समय मिल गया तो भविष्य में शायद पूरा विच गॉड क्लैन ही नष्ट हो जाएगा। इन बातों को भले ही विच गॉड क्लैन ने खुलकर न कहा हो, लेकिन राज, रोहित और बाकी लोग सब समझते थे। वे सभी कभी न कभी शक्तिशाली पदों पर रह चुके थे, इसलिए बड़ी शक्तियों की सोच को आसानी से समझ सकते थे। उधर बाहर की दुनिया में सफ़ेद रोब पहने उस मिस्टीरियस युवक की खबर फिर से फैल चुकी थी। उसने सेक्रेड बीस्ट रेल्म के शक्तिशाली लोगों को मार दिया था और उनके ग्रहों को भी लूट लिया था। पूरा फायर स्टारफील्ड एक बार फिर हलचल में आ गया। लोगों ने महसूस किया कि उस मिस्टीरियस वाइट रोब्ड मैन के हमलों का एक खास पैटर्न था। वो विशेष रूप से उन शक्तियों को निशाना बनाता था जिनके संबंध विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन से अच्छे थे, जैसे ब्लड क्लैन और अर्थ बीस्ट क्लैन। लेकिन इस बार उसने सेक्रेड बीस्ट रेल्म पर हमला कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि जिन प्लैनेट्स को उसने लूटा वहां ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो फिर वो आखिर चाहता क्या था? ये सवाल काउंटलेस लोगों को परेशान कर रहा था।
कोई भी उसकी असली मंशा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सेक्रेड बीस्ट रेल्म इस घटना से पूरी तरह भड़क उठा। उनके शक्तिशाली एक्सपर्ट्स खुलेआम मार दिए गए थे। यह उनके लिए सीधी चुनौती थी, विशेष रूप से तब जबकि सेक्रेड बीस्ट रेल्म अभी अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय पर उनके भेजे गए एक्सपर्ट्स को मार देना स्पष्ट प्रोवोकेशन था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स भेजे और व्हाइट रोब्ड मैन की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी कि उस व्यक्ति को पकड़कर चूर चूर कर दिया जाएगा ताकि मृत सेक्रेड बीस्ट रेल्म क्रीचर्स का बदला लिया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बहुत समय तक खोज की, लेकिन व्हाइट रोब्ड मैन मानो हवा में गायब हो गया था। समय तेजी से बीतता गया। 1 महीना गुजर गया। इस दौरान आरव फतेहपुर में रहा और लड़कियों के साथ समय बिताता रहा। वो उन 200 वर्षों की दूरी को भरना चाहता था। फतेहपुर के भीतर इस पूरे महीने माहौल बेहद अच्छा रहा। सभी लोग खुश थे। यह इसलिए नहीं था कि उन्हें आरव के जीवित होने का पता था, बल्कि इसलिए क्योंकि सेक्रेड बीस्ट रेल्म का संकट फिलहाल टल चुका था। अब उन्हें छिपकर जीने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रियूनियन के सिर्फ 1 महीने बाद ही आरव ने जाने की बात कही। फतेहपुर के महल में काव्य रोते हुए उससे लिपट गई और बोली कि उसे भी साथ ले चले। वीना और बबली की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। वे तीनों आरव से अलग नहीं होना चाहती थीं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। अगर वे आरव के साथ जाती तो उसकी मदद नहीं कर पाती, बल्कि उसके लिए बोझ बन जाती। आरव मुस्कुराया और बोला कि उनके लिए यहीं रहना ज्यादा सुरक्षित है। असल में वो खुद भी उनसे दूर नहीं जाना चाहता था। वो कुछ समय और फतेहपुर में रुकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे अभी सेक्रेड बीस्ट रेल्म के लिए और समस्याएं पैदा करनी थीं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सेक्रेड बीस्ट रेल्म जल्दी ही अपनी एक्सपेंशन योजना फिर से शुरू कर देगा, और अगर वे दोबारा फतेहपुर के आसपास आए तो आरव को फिर उन्हें मारना पड़ेगा। उस स्थिति में सेक्रेड बीस्ट रेल्म के लोग ये शक कर सकते थे कि व्हाइट रोब्ड मैन का संबंध फतेहपुर से है। आरव उन बूढ़े मॉन्स्टर्स की बुद्धि को हल्के में नहीं लेना चाहता था जो हजारों वर्षों से जीवित थे। इसलिए इस संभावित खतरे को पहले ही खत्म करना जरूरी था। महल में राज, वनराज और रोहित भी मौजूद थे। वे सभी आरव के इरादे को समझते थे। आरव ने राज को एक कम्युनिकेशन जेड स्लिप दिया और कहा कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो उससे संपर्क करें। उसकी स्थिति लव और तन्वी जैसी नहीं थी। उसके पास कोई बड़ा फैक्शन नहीं था जो उसे ओपनली सपोर्ट कर सके, इसलिए उसे हर समय सावधान रहना पड़ता था। इसके बाद राज, रोहित और बाकी लोगों ने आरव को विदा किया। फिर आरव फतेहपुर छोड़कर दूर निकल गया। वह गैलेक्सीज पार करता हुआ स्टारी स्काई में आगे बढ़ता रहा। 3 दिन बाद वह सेक्रेड बीस्ट रेल्म के नियंत्रण वाले एक प्लैनेट पर पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा उसकी आवाज पूरे ग्रह में गूंज उठी। रॉबरी, स्टोरेज आर्टिफैक्ट दे दो और जान बचा लो। इसके बाद कई दिनों तक ब्रॉन्ज मास्क पहने सफेद रोब वाला युवक लगातार सेक्रेड बीस्ट रेल्म के प्लैनेट्स पर हमला करता रहा। सिर्फ कुछ ही समय में उसने 7 प्लैनेट्स लूट लिए। पूरा सेक्रेड बीस्ट रेल्म हिल गया। इतना ही नहीं, उनके कई पेट्रियार्क्स जो हजारों वर्षों से सेक्लूजन में थे वे भी बाहर आ गए। इस बार आरव ने न केवल लूटपाट की बल्कि खुलकर घोषणा की कि वह सेक्रेड बीस्ट रेल्म को कभी शांतिपूर्वक नहीं रहने देगा। सेक्रेड बीस्ट रेल्म पूरी तरह क्रोधित हो उठा। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उनकी अथॉरिटी को खुली चुनौती दे रहा है। अंदरूनी चर्चा के बाद सेक्रेड बीस्ट रेल्म ने अपने सारे एक्सपेंशन प्लान्स रोक दिए। अब उनका पहला लक्ष्य केवल एक था, व्हाइट रोब्ड मैन को खत्म करना। उन्होंने बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स को अपने प्लैनेट्स की रक्षा के लिए भेज दिया ताकि फिर कोई हमला न हो सके। यही आरव का असली उद्देश्य था। अब फतेहपुर कम से कम कुछ समय तक सुरक्षित रह सकता था। सब कुछ करने के बाद आरव फिर दूर निकल गया। स्टारी स्काई में यात्रा करते हुए वह खुद से बुदबुदाया कि अब फतेहपुर फिलहाल सुरक्षित रहेगा। अब उसका अगला लक्ष्य माउंट सैंड था। वह वहां जाकर समृद्धि, क्रिम्सन लेडी, आराध्य और नैना की स्थिति देखना चाहता था। पूरा फायर स्टारफील्ड हिल उठा। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के कई प्लैनेट्स लगातार लूटे जा चुके थे। ये शक्ति पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर ब्लड क्लैन, अर्थ बीस्ट क्लैन और अन्य फैक्शंस से संपर्क किया और पूछा कि क्या उनके पास उस व्हाइट रोब्ड मैन की कोई जानकारी है। असल में पहले सेक्रेड बीस्ट रेल्म और ब्लड क्लैन जैसे फैक्शंस के बीच ज्यादा संबंध नहीं थे, लेकिन इस बार सभी का लक्ष्य एक ही था,
वे सब उस मिस्टीरियस वाइट रोब्ड मैन को ढूंढना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से वैम्पायर्स के पास भी आरव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह व्यक्ति डिस्गाइज करने में बहुत माहिर था। कभी वो सुरेश बन जाता था, कभी रौनक। क्या वे अब रॉयल फैमिली और एंशिएंट बार्बेरियंस के खिलाफ युद्ध छेड़ देते? ये साफ था कि वह जानबूझकर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता था। इसलिए वे पहले ही शक कर चुके थे कि यह व्यक्ति शायद सुरेश और रौनक का दुश्मन है। उन्होंने सीक्रेटली ये तक अंदाजा लगाया कि शायद वह लव हो सकता है। आखिर लव भी एक प्रसिद्ध सुपर जीनियस था और 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट से लड़ने की क्षमता रखता था। लेकिन समस्या ये थी कि लव के पास एंशिएंट सीक्रेट बॉडी था। जैसे ही वो लड़ाई करता उसका शरीर गोल्डन हो जाता था। ये चीज़ छिपाई नहीं जा सकती थी। उधर दूसरी ओर माउंट सैंड, पूरा क्षेत्र धुंध और डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरा हुआ था। ये जगह बेहद शांत और रहस्यमयी लगती थी। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली रहती थी जिससे इंसान अनजाने में ही मोहित हो जाता। लेकिन इस फैक्शन की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ केवल महिलाएं रहती थीं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ये फैक्शन विशेष रूप से उन महिलाओं को पसंद करता था जिनका दिल टूटा हो। वे उन स्त्रियों को रिक्रूट करना पसंद करते थे जो प्रेम में असफल हुई हों लेकिन टाओ के मार्ग पर अडिग हों। यहाँ पुरुषों का अस्तित्व लगभग निषिद्ध था, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि यहाँ कोई मेल क्रिएचर नहीं रह सकता था। अगर कोई पुरुष बिना अनुमति यहाँ घुसने की कोशिश करता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। कुछ हद तक ये हार्ट ओपनिंग गेट जैसा था, लेकिन दोनों में अंतर भी था। हार्ट ओपनिंग गेट रूथलेस पाथ की कल्टिवेशन करता था, जबकि सेंट स्पीक केवल स्त्री पुरुष प्रेम को त्यागने पर जोर देता था। ये फैक्शन दो भागों में बटा हुआ था। पहला फैक्शन उन महिलाओं का था जिन्हें पुरुषों ने धोखा दिया था और जो हर पुरुष से नफरत करती थीं। उन्हें रूथलेस सेंट्स कहा जाता था। दूसरा फैक्शन उन महिलाओं का था जो प्रेम को त्याग कर केवल रिवेंज और कल्टिवेशन के लिए जीती थीं। उन्हें सेंट्स ऑफ सेवर्ड इमोशंस कहा जाता था। नैना, समृद्धि, आराध्य और क्रिम्सन लेडी इसी दूसरे फैक्शन में थीं। हालांकि वे इमोशंस को त्यागने के मार्ग पर थीं, लेकिन उनके दिल में आरव के लिए प्रेम बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वे यहाँ केवल इसलिए आई थीं ताकि मजबूत बन सकें और एक दिन आरव का बदला ले सकें। इन दोनों फैक्शंस के बीच काउंटलेस वर्षों से विवाद चलता आ रहा था। वे समय समय पर मार्शल कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित करते थे ताकि तय किया जा सके कि माउंट सैंड का असली मार्ग कौन सा है। लेकिन अब तक कोई भी फैक्शन पूरी तरह जीत नहीं पाया था। माउंट सैंड केवल कुछ ही प्लैनेट्स को कंट्रोल करता था, और उनमें भी पुरुषों के लिए खुले प्लैनेट्स बहुत कम थे। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार आरव यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसका चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि एंट्रेंस पर दो सेंट स्पीक डिसाइपल्स ने उसे रोक लिया और 100 स्टोन्स मांगने लगी। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के लिए प्रवेश मुफ्त है, लेकिन पुरुषों को अंदर आने के लिए 200 ओरिजिनियम देने होंगे। ये सुनकर आरव पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। उसे 200 ओरिजिनियम की परवाह नहीं थी, लेकिन ये रकम बहुत ज़्यादा थी। सामान्य प्लैनेट्स पर प्रवेश शुल्क मुश्किल से 10 स्टोन्स होता था, लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर पुरुषों को लूटा जा रहा था। मजबूरी में आरव ने पैसे दिए। उसे लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन असली समस्या तो अभी शुरू हुई थी। महिला डिसाइपल्स ने उसे एक लंबी लिस्ट सुनानी शुरू कर दी। सेंट स्पीक के क्षेत्र में कोई पुरुष किसी महिला को 3 सांसों से ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता था। अगर ऐसा किया तो सीधे मौत की सजा। किसी महिला के प्रति बुरी भावना रखना भी मना था, वरना मौत। हर 7 दिन में पुरुषों को 200 स्टोन्स फिर देने होंगे, वरना उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। और भी न जाने कितने नियम थे। आरव ये सब सुनकर पूरी तरह टूट गया। इन नियमों के अनुसार तो इनर रीजन तक पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही आरव ने सेंट स्पीक के आउटर रीजन में कदम रखा, आकाश से एक बीम ऑफ लाइट उतरी और सीधे उसके ऊपर टिक गई। वो जहां जाता रोशनी उसका पीछा करती रहती। उसकी ऑरा पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। पहले आरव चौंक गया, लेकिन फिर उसने देखा कि सिर्फ वही नहीं था। वहां मौजूद हर पुरुष के ऊपर ऐसी ही लाइट बीम थी। आरव का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये सच में महिलाओं की दुनिया थी? यहाँ पुरुषों की कोई इज्जत नहीं थी। उसने आसपास देखा, हर जगह महिलाएं थीं, और पुरुष मुश्किल से 1%। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके ऊपर लगातार निगरानी हो रही थी।
वह नैना, समृद्धि, क्रिम्सन लेडी और आराध्य को कैसे ढूंढें? क्या वो सीधे चिल्ला सकता था कि आरव आ गया है? ये तो आत्महत्या होती। आखिर उसने फैसला किया कि पहले स्थिति समझनी होगी। इसके बाद वह आउटर रीजन के एक बड़े स्टार सिटी में दाखिल हुआ। यहाँ काउंटलेस महिलाएं थीं, हर किसी का व्यवहार बेहद एरोगेंट था। वे ऐसे चल रही थीं जैसे पूरा संसार उन्हीं का हो, उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस और सुपीरियॉरिटी साफ झलक रही थी। आरव को ये जगह बिल्कुल अलग महसूस हुई, मानो ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो। उसे यहाँ एक पल भी रुकना भारी लगने लगा। उसके मन में कई बार आया कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, लेकिन आखिरकार उसने खुद को समझाया, इतनी मुश्किल से अंदर आया हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन इनर रीजन में जाना आसान नहीं था, विशेष रूप से पुरुषों के लिए तो बिल्कुल नहीं। ऊपर से उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वह किसी तरह स्नीक इन भी नहीं कर सकता था। काफी देर सोचने के बाद आरव खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में गाली दे बैठा। अगले ही पल आसपास मौजूद हजारों महिलाएं उसकी ओर देखने लगीं। उनकी निगाहें बेहद खतरनाक थीं, कुछ की आंखों में तो साफ किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। तभी आरव को याद आया कि सेंट स्पीक के नियमों में पुरुषों के फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर भी रोक थी। लेकिन महिलाएं कुछ भी कर सकती थीं, ये जगह पुरुषों के लिए नरक थी। अब आरव को समझ आ गया कि बाहर के पुरुष माउंट सैंट का नाम सुनते ही डर क्यों जाते थे। यहाँ पुरुषों की डिग्निटी किसी छोटे फीमेल डॉग से भी कम थी। उन निगाहों से परेशान होकर आरव जल्दी से वहां से निकल गया। लाइट बीम अभी भी उसके पीछे लगी हुई थी। वह एक शांत कोने में जाकर बैठ गया और डिवाइन सेंस से आसपास की जांच करने लगा। अगर इनर रीजन में घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह सच में यहाँ से भागने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उबलते तेल में डाल दिया गया हो। लेकिन उसी समय उसकी नज़र दूर एक भीड़ पर पड़ी। वहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। हाँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, लेकिन कंटेस्टेंट्स सभी पुरुष थे। आरव पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वह चुपचाप वहां पहुंच गया। कुछ महिलाएं पुरुषों को ऐसे इंस्पेक्ट कर रही थीं जैसे सामान खरीद रही हों। कोई कह रही थी कि इस आदमी की स्किन बहुत फेयर है, कोई दूसरे की बॉडी की तारीफ कर रही थी, कोई किसी का चेहरा पसंद कर रही थी। सभी कंटेस्टेंट्स पुरुष थे और वे लगभग निर्वस्त्र खड़े थे। उन्हें काउंटलेस महिलाएं घूर रही थीं। तभी एक फीमेल कल्टिवेटर गर्व से बोली कि ये सभी टॉप क्लास मेल कॉन्क्यूबाइंस हैं और बेहद ओबीडिएंट रहेंगे। अब आरव समझ गया, यह मेल स्लेव मार्केट था। उसने चुपचाप लंबी सांस ली। यहाँ पुरुषों की डिग्निटी सच में कुछ भी नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। क्या वो खुद को बेचकर इनर रीजन में घुस सकता है? हालांकि यह बेहद शर्मनाक था, लेकिन ये तरीका काम कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसका वर्तमान अपीयरेंस बहुत खराब था। आरव को खुद को अगली बनाकर रखने की आदत पड़ चुकी थी। उसके इस चेहरे को देखकर शायद कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार न हो। ऊपर से उसे सही टारगेट भी चुनना था। अगर वह गलत व्यक्ति के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। और अगर वह इनर रीजन में घुस भी गया तो बाहर कैसे निकलेगा? ये सब नई समस्याएं थीं। इसी दौरान एक और ग्रुप वहां आया। ये महिलाएं पहले वालों से भी ज़्यादा एरोगेंट थीं और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। मेल कॉन्क्यूबाइंस बेचने वाली महिला तुरंत सम्मान से उनका स्वागत करने लगी। उसने कहा कि बिल्कुल सही समय पर वे आए हैं क्योंकि उनके पास ओबीडिएंट मेल कॉन्क्यूबाइंस की कमी नहीं है। आरव ने चुपचाप उन महिलाओं को ऑब्जर्व किया। वे सभी काफ़ी यंग थीं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई थी। उनके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि वे आउटर रीजन की नहीं थीं। आरव की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये इनर रीजन की डिसाइपल्स थीं। अगर वह इनके साथ चला जाए तो निश्चित रूप से इनर रीजन में प्रवेश कर सकता था। इसके आगे के एपिसोड अगर आपको सुनना है एक्स्ट्रा एपिसोड को तो एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, पोको FM ऑल स्टोरी करके एक वहाँ पर पोस्ट होगा, उस पर क्लिक करने से आपको मिल जाएंगे। ड्रैगन लॉर्ड के हैं स्टार्टिंग में अपलोड, उसके बाद अब इस टाइम पे 5-6 एपिसोड रुद्रस कर जमाई के आएंगे। उसके बाद मैं योद्धा नहीं हूँ का इसे सीरीज़ का सारे एपिसोड आते रहेंगे। और ये जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे इसमें सारे एपिसोड एक्स्ट्रा आपको मिलते रहेंगे। और बाकी आपके पास अगर एप्पल का डिवाइस है तो आपको यूट्यूब पे ही सुनना पड़ेगा। और हमारे एप्लीकेशन का नाम है सागा सीरीज़, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से।